नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार का सत्र और एक और सत्र जहां पर मुनाफा वसूली हावी मार्केट पर। कैसे होगी इस हफ्ते की क्लोजिंग स्ट्रैटेजी, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। पिछले करीब 3 हफ्ते से निफ्टी सिर्फ 200 पॉइंट की रेंज में। आज बैंक निफ्टी कर रहा है आउट परफॉर्म, लेकिन मिड कैप में दूसरे दिन तेज बिकवाली। मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट, 2% फिसला निफ्टी का मेटल इंडेक्स। हिंडाल्को हिंद कॉपर में दिखा सबसे ज्यादा दबाव। सरकारी बैंक, एफएमसीजी और आईटी स्टॉक्स भी कमजोर। अदानी ग्रुप शेयरों में तेज गिरावट। अदानी एंटरप्राइजेस सबसे ज्यादा 6% फिसला। अदानी पोर्ट, अदानी पावर और ट्रांसमिशन भी 4 से 5% नीचे। और लैंडमार्क कार्स में हुई बड़ी ब्लॉक डील। टीपीजी कैपिटल ने बेची कंपनी में 11% हिस्सेदारी। सौदे के बाद स्टॉक आज 9% से ज्यादा भागा। सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए माइक्रोन के साथ डील को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया गेम चेंजर। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले 1.5 साल के अंदर प्रोडक्शन हो जाएगा शुरू। होगा 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। और भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर सकती है एप्पल। एचडीएफसी बैंक के साथ हो सकती है पार्टनरशिप। मनी कंट्रोल की बड़ी एक्सक्लूसिव। ओके, चलिए फिर फ्राइडे आफ्टरनून और मार्केट में इस समय मूड माहौल थोड़ा सा नर्वस। हालांकि निफ्टी को देखकर आपको ऐसा लगेगा नहीं, बैंक निफ्टी को देखकर आपको ऐसा लगेगा नहीं शायद, सेंसेक्स को भी देखकर शायद ना लगे, लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए, यहाँ पर क्लियरली डिक्लाइन आपको दिखाई देगी। सेकेंड डे रनिंग जो यहाँ पर 1% की गिरावट आज आपको मिड कैप में दिखाई दी, ये एक क्लियरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन फिर से सेकेंड डे रनिंग खराब है। हालांकि आज इंट्राडे में लग रहा था एक बार कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन लो से तो अभी भी ऊपर है, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी एडवांस डिक्लाइन खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बस मार्केट को एक चीज़ जो अच्छी लगेगी, एक दो चीज़ें, एक तो लोअर एंड को सपोर्ट किया मार्केट ने, लोअर बाउंड्री को प्रोटेक्ट किया आज सुबह, जो हमारा सपोर्ट जोन 2 था उसको डिफेंड किया। और दूसरा बैंक निफ्टी में रिकवरी है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक यहाँ पर एक शानदार मोमेंटम है। ट्यूसडे से हम इस स्टॉक की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक अहेड ऑफ द कर्व शायद आपको एक बड़ी ट्रेड मिलेगी। और आज एक मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव खबर भी आई, उससे भी शायद एक इम्पैक्ट है, लेकिन वो हेल्प कर रहा है। लेकिन मार्केट का ओवरऑल मूड माहौल जो है थोड़ा बिगड़ा है क्लियर। थोड़ा सा कल से ही माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था कि हम शायद थोड़े से साइडवेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जहां तक पिछले हफ्ते तक एक तरफा जो अग्रेशन था मिड कैप्स में, उस पर जो विराम लगा है अनुज, क्या वही मार्केट में सेंटिमेंट को बिगाड़ रहा है? फिर डर आ रहा है या कंप्लेसेंसी आ रही है तेजी वाले ट्रेडर्स में? देखिए, कल मैं एक बहुत ही मशहूर मार्केट मैनेजर से बात कर रहा था, बहुत बड़े मार्केट गुरु है, उनसे बात कर रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि अनुज, मैंने ना 30 साल मार्केट में बिताए हैं, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि इस तरह से पागलों जैसे ब्लॉक डील एक्शन के बाद स्टॉक्स 10% भागे। मतलब कोई लॉजिक नहीं है, मतलब इस सब लॉजिक को डिफाई कर रहा है। मतलब ब्लॉक डील में एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन या एक इनसाइडर सेल कर रहा है, उसको लेने के लिए लाइन लगी हुई है और वो होती 10% स्टॉक भाग रहा है। मतलब लॉजिक ये कह रहा था कि ब्लॉक डील होती स्टॉक गिरना चाहिए, लेकिन स्टॉक भाग रहा है। ये एकदम कंप्लीट उल्टा हो रहा है। बहुत लोग मेरे ख्याल से प्रॉफिट इसीलिए बुक कर रहे हैं। प्लस हमने एक चीज़ डिस्कस की थी हर्षिता, आपको याद होगा कि जब इनसाइडर्स बेचने लगे और खूब सारे क्यूआईपीज, खूब सारी ब्लॉक डील्स आने लगे, आप बहुत क्लोज होते हैं एक शेकआउट के, एक नियर टर्म मार्केट टॉप के। टाइम करना टफ होता है उसको, लेकिन वो होता है मेरे ख्याल से। सिग्नल्स आपको मिल जाते हैं। एग्जैक्टली, वो सिग्नल्स मिल जाते हैं आपको। जब प्रमोटर्स बाय करना शुरू करते हैं तो नॉर्मली एक बॉटम आउट सिग्नल होते हैं। जब प्रमोटर्स सेल करते हैं या इनसाइडर्स सेल करना शुरू करते हैं तो वो एक सिग्नल होता है मार्केट में, क्योंकि उनसे ज्यादा उस कंपनी के बारे में कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहूँगा आप नो ट्रेड जोन में। अब आप देखिए, बिल्कुल वैसे ही कॉमाटोज है, कुछ चलने रहे दोनों के दोनों। पैसा जाएगा बेकार में, पैसा बचाइए। अब अगले 3-4 दिन आपका फोकस ना पैसा बचाने पे होना चाहिए। अगले 3-4 दिन पैसा ना बनाए चलेगा, लेकिन पैसा बचना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा बचेगा तभी जब अगली बड़ी ट्रेड आएगी, अगले बड़े मूव्स आएंगे, उसमें फिर आपका पैसा बनेगा। और देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में स्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे लग रहा है कि एक गिरावट शायद अगले हफ्ते और कंटिन्यू हो, और 2-3 दिन, और एक करेक्शन हमको सबको ज़रूरत थी, एक हेल्दी करेक्शन की, मार्केट ने वो पेश की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने डिस्कस किया था कल भी HAL कि यहाँ टॉप बन गया है, और यहाँ पे अब आप लॉन्ग
बनाए तो सोचें। अब देखिए आप इंट्राडे देखिए आज आप उसका कैसे वो पैन आउट हो रहा है और 2-2.5% नीचे, तो मतलब एक क्लियर एक इंडिकेशन ये है मार्केट में। पीरामल एंटरप्राइज देख लीजिए, आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स देख लीजिए, आज सीमेंट स्टॉक्स देख लीजिए आप, सारे के सारे स्टॉक्स जिन्होंने मार्केट को लीड किया था सारे के सारे लोअर हैं। इसके लिए आज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती स्ट्रैटेजी देने का कोई मतलब नहीं है। ट्रेड नहीं है आज, आप ट्रेड मत करिए, वो बेटर है। मंडे मॉर्निंग आइए, फ्रेश व्यू लीजिए। कंसिडरिंग इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहा है, लेकिन वो भी थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया है, स्पेशली ऑन द बाइंग साइड। वीरू, आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून हर्षिता। मैं बता देता हूँ आंकड़े, क्योंकि ये स्टैट्स रोलोवर्स के हैं। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी अगर आप देखें थोड़ा थिन ही है, बट स्टिल मैं रोलोवर के फिगर्स यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। हर्षिता, जो निफ्टी के बेस्ट रोलोवर्स हैं उसमें ग्रासिम करीब 49%, लेकिन HDFC बैंक जो कि अभी तक के इस मार्केट का पूरा क्रक्स रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लार्ज कैप में बैंक्स में 43% रोलोवर स्कोर करता हुआ। मेटल्स में JSW और बैंकिंग में एक स्टॉक और इंडसइंड बैंक, फार्मा में दिवीज लैब और हीरो मोटोकॉर्प, ये इस वक्त करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि रोलोवर्स पोस्ट करता हुआ 29% के आसपास, 27 माफ कीजिएगा। ये 5 बेस्ट रोलोवर्स हैं। मिड कैप में हालांकि आज थोड़ा सा प्रेशर है। HAL ने आज एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अपना 10 डे टेस्ट किया, करीब करीब 32% रोलोवर। कैप गुड्स में ABB करीब 30%, ACC करीब 28% और कैनरा बैंक में शॉर्ट रोलोवर्स विजिबल हैं करीब 28% के। लेकिन अभी तक भाजपा रोलोवर्स भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग क्लियर मैंडेट नहीं दे रहे हैं, एक्सेप्ट HDFC बैंक। हर्षदा, इनफैक्ट यही वो लोन रेंजर आपको साबित दिखेगा जहां पर कुछ तेजी की पोजीशन, कुछ इंटरेस्ट बना हुआ है, लेकिन याद रखिएगा इसने पहले काफी साइडवेज ट्रेड दिखाया और अब जब मार्केट ठंडा पड़ रहा है इसमें थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ। बहरहाल देख लेते हैं बाजार में कौन से स्टॉक्स हैं जो दरअसल दबाव डाल रहे हैं। आज कहां पर ट्रेंड थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर मुनाफा वसूली का आया है? तो अदानी ग्रुप कंपनियों में तो प्रेशर है ही, जैसे हम आपको हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे। 8% का नॉक अदानी एंटरप्राइजेस लेता हुआ। BPCL करीब 3% के नुकसान पर अगले हफ्ते बैठक है फंडरेज को लेकर। हिंडाल्को आज ऑटो कंपनियों के साथ टाटा मोटर्स में दबाव बनता दिखाई दिया है और मेटल्स में हिंडाल्को जैसे काउंटर्स हैं जो इस पोजीशंस की अनवाइंडिंग को दरअसल लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस 4% नीचे। वोल्टास पर जो रिपोर्ट आई उसके बाद हमने देखा है मुनाफा वसूली हावी, हालांकि उनका ये स्टॉक पहले से ही नीचे आ चुका है, 4% नीचे। LT टेक, TCS जैसे काउंटर्स कमजोर हैं और सीमेंट जो अनुज मेंशन कर रहे थे, इंडिया सीमेंट, अंबुजा, कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन तेजी की तरफ कुछ तेजी के ट्रेड्स ऐड हुए हैं। लॉन्ग साइड की पोजीशंस लौटी है इंडसइंड बैंक में तो 3% ऊपर। डॉक्टर रेड्डीज आज करीब 2-2.25% की बढ़त दिखा रहा है। फार्मा में फिर से वो डिफेंसिव प्ले एक्टिव होता हुआ और वो फार्मा में भी 4% का इजाफा और भारतीय एयरटेल एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, 1.5% का इजाफा। और आपने नोटिस किया होगा इस पूरे हफ्ते कई सारे जानकारों ने अलग अलग दिन भारतीय एयरटेल पर वो बाय कॉल दी है, तो वो स्टॉक 857-860 के आसपास ट्रेड करता हुआ सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है भारतीय में आज। चलिए अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और समझेंगे उनसे कि क्या हो आपकी इस वीकेंड से पहले रणनीति। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल से समझेंगे फंडामेंटल नजरिया, फिर टेक्निकल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, आशीष चतुर्मोता और समित चौहान से होगी बातचीत। 2:20 पर बहुचर्चित RVNL का मैनेजमेंट हमारे साथ रहेगा। कंपनी के ऑपरेशनल डायरेक्टर राजेश प्रसाद जुड़ेंगे। हाल ही में उन्होंने कई सारे ऑर्डर्स बैक किए, उस पर खुलासा होगा। और 2:40 पर हर रोज की तरह फिर 4 का चौका, सस्ता ऑप्शन समित देंगे। मानस बताएंगे आपको एफनो का सुपरस्टार, आशीष समझाएंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल तो है ही। 2:50 पर हम बात करेंगे मार्केट बिग वॉइस में मेहरबून ईरानी से और 3 बजे फिर जायजा लिया जाएगा डीलिंग रूम के एक्शन का। STBT या BTST ट्रेड क्या लेना है ये बताएंगे हमारे जानकार और क्लोजिंग की तरफ फिर हम बढ़ेंगे। बिल्कुल। चलिए फिर ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। थोड़ा मुश्किल होगी आज आई एम श्योर हमारे गेस्ट को भी ट्रेड्स ढूंढने में। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए इस समय की ट्रेड। इस समय की ट्रेड है डॉक्टर रेड्डी। सुबह से इसमें डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है। ट्रेड करा है 5010 के हिसाब से। स्टॉप होगा 4950 बस। टारगेट करीब 5100 के हो सकते हैं। 1-2 दिन लग सकते हैं इसके लिए। डॉक्टर रेड्डी यस। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट।
डॉक्टर रेड्डीज 5010 के जोन में, जैसे कि अभी मैं कुछ देर पहले रोलोवर्स की फिगर्स बता रहा था आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स और यस डे हाई पर 5012 और यस ये अक्टूबर 2021 के बाद डॉक्टर रेड्डीज के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड? नून वीरेन जी, देखिए लैब स्टॉक्स अब काफी वीक लग रहे हैं। मेट्रोपोलिस हो या तो लाल पैथलैब हो, चार्ट्स पे वीक लगने लगे हैं। मेरा जो रिकमेंडेशन है वो मेट्रोपोलिस पे बिकवाली करने का है, क्योंकि देखिए स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज 2-3 दिन पहले ब्रीच किया था, लेकिन वहां सस्टेन नहीं हो पाया। और गिरावट में अब जो एक सपोर्ट था, प्राइस सपोर्ट था 1410 का, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया, उसके नीचे फिसला है। आई थिंक करेक्शन और डीप हो सकता है, शायद 20 मूविंग एवरेज भी टेस्ट हो सकते हैं, उसके नीचे भी स्टॉक जा सकता है। तो मेट्रोपोलिस के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे आप बिकवाली कर सकते हैं। 1406 ये फ्यूचर्स के लेवल है, और 1406 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं। 1340 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं मेट्रोपोलिस के फ्यूचर्स में। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो जो 1380 वाला पुट ऑप्शन 25 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 45 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हैं। प्लस पे सेल कर सकते हैं, ये इस समय मानस की कॉल। राजेश सतपुते को जोड़ लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए यहाँ पे थोड़ा क्लीन ट्रेड मिलना मुश्किल है। ऑलरेडी जहाँ पे क्लीन है वहाँ पे ऑलरेडी बात हो चुकी है, जैसे कि भारती की बात हुई। तो लेकिन यहाँ पे और एक चीज है कि जो मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा सेटअप के देख रहा हूँ कि कहाँ कॉन्ट्रा में छोटा स्विंग मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा बाय रहेगा कोटक बैंक। आप अगर कोटक बैंक का स्ट्रक्चर देखें तो आर्ली चार्ट पे मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बॉटम आउट हो चुका है और यहाँ से एक रिलीफ रैली मिलनी चाहिए, जिसका स्विंग का अगर टारगेट ले तो करीबन 1880 का बनेगा। सो कोटक बैंक बाय करेंगे। हालांकि सामने रेजिस्टेंसेस है, लेकिन चार्ट देख के लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगी, इसलिए मैंने इसको चुना है। सो 1840 के ऊपर बाय करें, 1880 का टारगेट और छोटा स्टॉप लॉस रखे 1825 का। सो 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ कोटक बैंक फ्यूचर बाय करें। ओके, तो कोटक में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी की बनती हुई दिखाई दे रही है। ये भी थोड़ी सी रेजिलियंस दिखा रहा है इस सुस्त मार्केट में। चलिए राजेश अग्रवाल को जोड़ लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। एकदम ठंडा फ्राइडे दिख रहा है मिड कैप्स में, दूसरा दिन करेक्शन का। आपकी अप्रोच और डिप पर क्या खरीदना है? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। वाकई बहुत ठंडा चल रहा है। मेरे हिसाब से ये जो एक्सपायरी बृहस्पतिवार शुक्रवार में डिवाइड हो गई है, इस कारण से हम थोड़ा सा ये देख रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अभी भी बाज़ार में ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर देखें तो फार्मा बहुत पिटा हुआ स्टॉक क्षेत्र है कहा जा सकता है, और इसमें मैं समझता हूँ कि औरोबिंदो फार्मा पे ध्यान देना चाहिए। चौथी तिमाही के नतीजे इनलाइन आए थे, डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो वैल्यूएशन है, वो जो भी इनकी चिंताएं थी, मेरे ख्याल से वो सारी डिस्काउंट हो रही है। अगर आप देखें तो 13-14 की पी पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक मुझे लगता है यहाँ से अच्छा अपसाइड दे सकता है। तो हमारी राय में इस वक्त औरोबिंदो फार्मा पे खरीदारी करनी चाहिए। औरोबिंदो फार्मा, सुबह इस स्टॉक को स्पॉट किया था हमने, एक क्लियर कट मोमेंटम यहाँ पे विजिबल था। यहाँ पर एक अच्छा मूव हुआ। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून। HDFC ट्विंस में जो एकदम से वापस एक फ्रेश लीज ऑफ लाइफ दिखी है, इसका क्या कारण है और आपका क्या व्यू है यहाँ पर? देखिए, जैसे जैसे मर्जर का दिन नज़दीक आते जा रहे हैं और जो भी दिक्कतें थी, पहले ये बातें उठ रही थी कि AMC में वो होल्डिंग को लेकर के दिक्कत आई थी, फिर वो वारंट की लिस्टिंग को लेकर के दिक्कत आई थी, वो सारी एक एक करके सॉल्व होती जा रही है। और अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो HDFC बैंक ने कोई खास परफॉर्म नहीं किया है वनिस्पत की। अगर आप दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को देखो, भले वो इंडसइंड बैंक हो या दूसरे हों, तो मुझे लगता है एक तो कैचअप गेम होगा, दूसरे वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस बैंक ने। कई वर्षों से हर क्वार्टर में 20-22%, 21% की बढ़त हमेशा दर्ज करी है। एसेट क्वालिटी लेकर कोई चिंता ही नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए और कम से कम 6 से 9 महीना का होराइजन रखें, खास करके HDFC बैंक में, तो एक अच्छा रिटर्न बैठ सकता है। तो HDFC बैंक में एक अच्छा मौका यहीं पर आपकी नजरें होनी चाहिए। और हर टिक के साथ यहाँ पर दरअसल स्ट्रेंथ तो बनी ही है। इस हफ्ते इसने ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखाया है।
एक तो मानस HDFC बैंक पर एक टेक्निकल चेक, फिर एक और स्टॉक की बात करेंगे, लेकिन पहले HDFC बैंक, कंसिडरिंग ये फिर से थोड़ा ज्यादा बायस दिख रहा है इसमें। आज तो देखिए रिकवरीज अब डेफिनेटली देखने को मिली थी एचडीएफसी बैंक में भी और एचडीएफसी लिमिटेड में भी, और मे बी, और मैंने मॉर्निंग में भी यहाँ पर पॉजिटिव व्यू दिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट में वीकनेस चलते ये दोनों स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं हो पाएंगे, तो कॉशियस रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अब फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए। एचडीएफसी लिमिटेड में 2704 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, उसके नीचे जाए तो आपको एचडीएफसी लिमिटेड से निकलना पड़ेगा। और एचडीएफसी बैंक में भी आपको स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं, 1634 का स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन अब आज की गिरावट को देखते हुए इन दोनों स्टॉक में अब खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। ओके, तो क्योंकि मार्केट थोड़ा सा और वीक हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इन स्टॉक्स को भी नीचे खींच सकता है बाजार, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए, नई खरीदारी ना करें, ये फिलहाल आपके लिए साफ राय। राजेश सातपुते, नजर डालिए पिडिलाइट के शेयर पर। स्टॉक वैसे अगर हम देखें ये 2500 से 2600 के दायरे में ही रहा है इस पिछले 6 महीने में। पिछले महीने थोड़ा सा एक्शन दिखा, लेकिन ये वो रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब 2660 के लेवल्स आ रहे हैं इसमें स्क्रीन पर, नियरली 1% का इजाफा, और मैं ओपन इंटरेस्ट एडिशन देख रही थी तो कुछ खरीदारी, कुछ लॉन्ग की पोजीशन लग रही हैं, धीरे धीरे करके ऐड होना शुरू हुई हैं। किस लेवल के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये हाँ टिकेगा और अब अगली रैली का हिस्सा बन सकता है? हर्षदा जी देखिए, अगर पिडिलाइट का डेली चार्ट देखें तो पिछले 7 से 8 दिनों में ये थोड़ा थोड़ा हल्का हुआ है। यानी कैंडलस्टिक पे आपको दिखेगा कि ये रेड कैंडलस्टिक है, लेकिन आप प्राइस वाइज देखें तो बहुत ज्यादा यहाँ पे डिटोरेशन नहीं हुआ है। अगर आप लेवल्स की बात करें तो इट इज होल्डिंग अबव इट्स 20 डे में, जो करीबन 2640 2650 के ट्रेजेक्टरी में आता है। सामने 2670 ये इसका 10 डे है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2640 2670 इस रेंज में ये फंसेगा। तो आपने जो सवाल पूछा कि ये किस रेंज के ऊपर जाएगा, तो ये 2670 के ऊपर जैसे ही टिकना शुरू करेगा उसके बाद मुझे लगता है ये जो ओपन इंटरेस्ट का गेन दिख रहा है उसका मुझे लगता है फ्रूट्स दिखने लगेगा। इन दैट केस आप कह सकते हैं ये कम से कम 2720 2750 तक का मुंह देगा। बायस पॉजिटिव रखे, स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो 2640 के नीचे प्लेस कर दे। ओके अच्छा, इस बीच पिडिलाइट की बात होगी। मैं इनफैक्ट इसी स्पेस पे आता राजेश अग्रवाल जी। अब एक डिमांड घटने के मद्देनजर क्रूड में एक सीरियस रिट्रेसमेंट है। अब 72 74 75 की ट्रेजेक्टरी में डिसाइसिवली प्लेस्ड है ब्रेंट क्रूड। आप लोग एडहेसिव्स में और पेंट स्टॉक्स में से अपने क्लाइंट्स को क्या रिकमेंड कर रहे हैं, और मिड कैप में भी अगर कोई आपकी आई थिंक प्रेफर्ड चॉइस हो तो बताइएगा। ये भारत जैसे आयात प्रधान देश के लिए मुझे लगता है एक बहुत बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि 72 से $75 के बीच में क्रूड ट्रेड कर रहा है, जहाँ की 80% खपत जो है भारत की वो इंपोर्ट होती है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत सिर्फ पेंट या एडहेसिव इन कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए है। अब आते हैं सेक्टर वाइज, तो मुझे लगता है कि पेंट वगैरह जो पेंट की जो इंडस्ट्री है या एडहेसिव की है, वहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा इसका, और जिससे कंपनियों के शेयर प्राइस में दिखेंगे। बट वैल्यूएशंस की अगर बात की जाए तो इस वक्त अगर आप देखो तो एशियन पेंट हो या दूसरी कंपनियां हो 3-3 डिजिट के पीई पे ट्रेड कर रही हैं, तो वहाँ थोड़ा सा कंफर्ट नहीं आता है। बट मैं यही कहूँगा कि कोई डिप आती है तो वहाँ खरीदारी की जा सकती है। इस सेक्टर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एस्ट्रल एक ऐसी कंपनी है जो कि न केवल एडहेसिव्स में है बल्कि पाइप्स वगैरह भी बनाती है, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। 500 करोड़ रुपए के आसपास बैलेंस शीट में है, जो कि उनको अधिग्रहण वगैरह करने के लिए सहायता देती है। न केवल पाइप्स में बल्कि एडहेसिव्स में, जैसे मैंने कहा, सैनिटरी वेयर में भी बढ़ रही है, तो वहाँ ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा ओएमसीज में मुझे लगता है कि अच्छा एक ट्रैक्शन दिख सकता है, खास करके क्रूड के कारण से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनके मार्केटिंग मार्जिन्स और रिफाइनिंग मार्जिन्स में फ़र्क पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर बीपीसीएल और आईओसी ये दो ऐसे पिक होंगे जो हमारी बाय लिस्ट में रहेंगे। ओके चलिए, मिड कैप इंडेक्स में फिर थोड़ी सी डिक्लाइन। अच्छा, सेंसेक्स का रेट ओके रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा अटक रहा था सेंसेक्स का रेट। बीपीसीएल बहुत इंटरेस्टिंग, बीपीसीएल 4% नीचे इस समय, जबकि क्रूड में आज गिरावट आई फिर भी बीपीसीएल नीचे। आज क्लियरली मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट टेकिंग का मूड है। पिरामल एंटरप्राइजेस भी 5% नीचे करीब इस समय, और सीमेंट स्टॉक्स में आज एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया है। मानस, सीमेंट में कोई ट्रेड आपके पास?
कि मॉर्निंग में भी अल्ट्राटेक सीमेंट की बात हुई थी और कुछ और सीमेंट काउंटर्स की बात हुई थी, लेकिन अगर करंट लेवल्स पे कोई एक रिकमेंडेशन है मेरे पास सीमेंट काउंटर्स पे तो वो एसीसी पे है। एसीसी में एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। आई थिंक एक सपोर्ट जो 1775 के आसपास है, स्टॉक इस बार उसको ब्रीच करेगा और 1740 की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो आई थिंक एसीसी में अभी भी आप करंट लेवल्स पे भी एक सेल कॉल ले सकते हैं, सेल की पोजीशन बना सकते हैं। 1806 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली करिए। नीचे की तरफ 1740 और उसके नीचे शायद 1710 तक के भाव आपको एसीसी में देखने को मिल जाएंगे। जी एसीसी आज पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस, सबसे वाइल्ड शॉर्टिंग अगर किसी स्पेस में हुई है तो वह है सीमेंट। एचएल सुबह सुबह जब प्रकाश सर ने कॉल दी लॉन्ग पे हमने बुक करवाया, फिर उसके बाद टूटा, ब्रेक हुआ, उसके बाद 10 नेमा वॉलेट किया। अब आज इंटरडे का लो रहा करीब करीब 3629 का, डे लो की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। खैर हम उस पर लॉन्ग्स पे एग्जिट कर चुके हैं, शॉर्ट के बारे में मेरा भी कोई तर्क नहीं है, तो अभी फिलहाल मैं शॉर्ट के बारे में प्रश्न नहीं पूछूंगा। लेट्स ब्रिंग एसआरएफ। सबसे खराब स्ट्रक्चर्स में से शुमार है इस वक्त केमिकल बास्केट में एसआरएफ। मानस, इनफैक्ट प्रकाश सर मैं आपकी राय चाहूँगा, अगर एक एग्रेसिव ट्रेडर शॉर्ट साइड वाला कोई हो, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन स्क्रीन पे विजिबल है, स्पेशली वो करीब करीब 2318 की ट्रेजेक्ट्री, वो क्लियरली एक शायद सेल ट्रेड को एग्जीक्यूट करे, प्रेशर माउंट अप हो उसके बाद। आपका व्यू क्या है सर एसआरएफ पर शॉर्ट ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से? एक ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं इसको। ट्रेड करा है 2229 पर, टॉप होगा 2340 या 42 होना चाहिए बस, और मेरे ख्याल से शॉर्ट कर सकते हैं। अगर गिरावट आई नेक्स्ट वीक तो 2250 पे पॉसिबल है। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो मेरे ख्याल से ट्रेड बनता है ऑन द शॉर्ट साइड। थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन शॉर्ट कर सकते हैं इसको, मेक और ब्रेक जोन पर है, और एक बार ब्रेक हो गया तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है एसआरएफ को। यस शॉर्ट। एसआरएफ में बिकवाली की सलाह 1.5% के नुकसान पर वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ इस समय। अच्छा, भारतीय एयरटेल में हट टिक के साथ दरअसल पोजीशंस और बढ़ने लगी हैं और 860 के लेवल्स इस समय आ चुके हैं, करीब 2% का इजाफा इधर। इस पर मैं एक फंडामेंटल नजरिया, इस पर भी एक ब्लॉक की चर्चा हो रही है रजता। एक्चुअली इसमें जो ब्लॉक है वो काफ़ी टाइम से एक पेंडिंग है। जो सुनने में आ रहा है कि वॉबक पिंकर्स के पास जो है वो उनको बेचना है, और जो लेने के लिए शायद प्रमोटर्स खुद ले लें। ये मार्केट में चैटर है, मार्केट में बज़ है, इसके लिए ये स्टॉक जो है आपको 2-3 दिन से इतनी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, क्योंकि एक लग रहा है कि शायद वो जो एक ओवरहैंग है वो खत्म होने वाला है, और अगर प्रमोटर ही उसको ले लेंगे तो उससे बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा नहीं किसी कंपनी के लिए। इसके लिए ये भारतीय एयरटेल जो है जो आज इस तरीके की तेज़ी दिखा रहा है, और इसमें पिछले 3-4 दिन का आप डिलीवरी वॉल्यूम देखिए काफ़ी शानदार रहा है, और यहाँ पर मतलब काफ़ी क्लियर कट यहाँ पर एक लोगों ने बाय किया है। 888 था इसका हाई, मेरे ख्याल से 52 वीक हाई। उसके बाद ये स्टॉक करेक्ट हुआ था, 200 डे मूविंग एवरेज पे जाकर रुका था, और उसके बाद इसमें बाइंग आई थी। तो मैंने सोचा क्योंकि ये थोड़ा सा एक चैटर मिला था मुझे, तो सोचा इसके बारे में बता दूं जरा। और लास्ट टाइम भी जहाँ पर जब भी किसी बड़े निवेशक ने ऑफलोड किया, प्रमोटर्स आए हैं बिल्कुल वो स्टॉक खरीदने के लिए, तो 860 के लेवल्स। अच्छा अग्रवाल साहब, इस पर मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते जिस तरह का एक्शन देखने को मिला है, कुछ तो सुगबुगाहट है। अब वो इवेंचुअली डील कब होनी है वो उसका जल्द खुलासा होगा, लेकिन स्टॉक फंडामेंटली अपने एग्जिस्टिंग कंपटीशन के बीच कैसा खड़ा है? नहीं, आप शायद म्यूट हैं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही अग्रवाल साहब। नहीं, म्यूट तो हो नहीं सकती, हमारे स्टूडियो में बैठे, तो इसको आप चेक कराइए प्लीज, मेरे ख्याल में वो लिंक फेल हो रहा है। गावा साहब, भारतीय एयरटेल अभी भी खरीदेंगे आप? बिल्कुल, इसमें ये स्टॉक मैंने शायद बीटीएसटी दौर पर दिया था कल, बिल्कुल चलेगा, 3 बजे दिया था, ट्रेड चला है, 859 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे इसका जो हायर टाइम फ्रेम का जो चार्ट है बहुत ही बढ़िया लगता है, उसके हिसाब से मुझे कम से कम 880 नजर आते हैं। ट्रेड कर रहा है 858, स्टॉप होगा 846, डीप है, उतना ही जरूरी है, क्योंकि आज इतना चल रहा है, अगर साइडेज मूव मिलता है या कोई डिप मिलती है तो मेरे ख्याल से वो बाइंग का अपॉर्चुनिटी रहेगा। भारतीय एयरटेल 880 पॉसिबल है। 80 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर, डिप पर खरीदना ज्यादा बेहतर। अग्रवाल साहब, आपकी राय? मेरी तो खरीदारी की सलाह है। आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, आवाज आ रही है एकदम साफ। ओके। देखिए, भारतीय एयरटेल की अगर बात करी जाए तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है,
कंपटीशन की जो आपने बात करी, कंपटीशन इस वक्त अगर कहा जाए तो सिर्फ जियो और एयरटेल में है। वोडाफोन मेरे ख्याल से कोई रेस में है ही नहीं। तो एक तरीके से दो में है, और जियो चूंकि डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है, रिलायंस के अंदर में है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। नंबर्स बेहद अच्छे आए थे। मंथ ऑन मंथ जो सब्सक्राइबर एडिशन के नंबर आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। टैरिफ हाइक्स हुई है, और सबसे बड़ी पॉजिटिव इन रिसेंट टाइम जो हुई है वो नाइजीरिया में जो करेंसी डिवैल्यूएशन हुआ है, वहाँ उनके 4G टैरिफ बढ़ने की पूरी संभावना बन रही है, जहाँ से उनके नंबर्स अच्छे आएंगे। जो कंसोलिडेटेड नंबर में अगर अपने ध्यान दें तो एक बड़ा हिस्सा अफ्रीकन वेंचर से आता है इनके कंसोलिडेटेड नंबर से, तो मार्केट ये उम्मीद कर रहा है कि वहाँ से अच्छे नंबर आएंगे, और डेटा कंजम्पशन बढ़ा हुआ है। और तीसरे, जैसे अभी अनुज जी बता रहे थे ना, कुछ हो सकता है ब्लॉक डील की सुगबुगाहट है, इस वजह से तेजी बनी हुई है। अदरवाइज भी मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए हम समझते हैं कि एक अच्छा प्ले हो सकता है। बिल्कुल, जैसे राजेश जी ने कहा ना कि वोडाफोन आइडिया तो रेस में है ही नहीं, मुझे अंदाज अपना याद आया। उसमें भी एक ऐसा ही सीन था जिसमें ये बात होती कि आप तो रेस में थे ही नहीं। चलिए अब एक काम करते हैं, आशीष चतुर्मोता को भी जोड़ लेते हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। क्या ट्रेड लेंगे इस समय? मार्केट में काफी वीकनेस। जी अनुज, बिल्कुल वीकनेस है बाजार में, और हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग मोड में जा रहा है, बट ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है 18,400 18,500 वो एरिया होगा जहां से बाजार एक अच्छे सपोर्ट की संभावना दिखा सकता है। जहां तक के स्टॉक पिक का सवाल है, तो हमारा जो पिक है वो है ऑटो कंपोनेंट प्लेयर सीआई ऑटोमोटिव। और डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में, हमने इसकी चर्चा पहले भी एक दो बार आपके चैनल पे की। हमें काफी पसंद आता है ये कंपनी, क्योंकि आप देखेंगे एक तो ये स्टॉक टेक्निकली बहुत ही अच्छे ट्रेंड में है। कंटिन्यूसली इतनी मार्केट में जो मिड कैप स्मॉल कैप में सेलिंग आ रही है, उसके बावजूद भी ये स्टॉक 520 रुपए के आसपास टिका हुआ है। तो हमारा मानना है कि 500 रुपए पे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट इसके देखने को नजर आ रहे हैं, और ये सपोर्ट लेवल अगर से स्टॉक होल्ड करते हैं तो हमारा मानना है स्टॉक 600 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री में जाते हुए नजर आ सकते हैं। अब इसमें जो फंडामेंटल ट्रिगर है कि कंपनी में एमएनएम जो है वो कंप्लीटली एग्जिट हो चुका है, और अब ये एक ग्लोबल एमएनसी कंपनी हो चुकी है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेंड में आ रही है, उसका ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि अभी जो इनका बिजनेस है उसमें 30% रेवेन्यू ईवी से आता है, जो आने वाले समय में हमें लगता है 50% ईवी सेगमेंट से आएगा। और एल्यूमिनियम फोर्जिंग्स के अंदर में, एल्यूमिनियम कास्टिंग के अंदर में ये बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, जिसके चलते हमें लगता है कि इंडियन और यूरोपियन ओईएम्स के साथ में इनका काफी अच्छा टाई अप रहेगा। 18 से 20% की हमें लगता है एबिटा मार्जिन ये कंपनी आने वाले समय में दिखाएगी, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% के ऊपर जाती हुई नजर आती है, जिसके चलते हमें लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया री रेटिंग का कैंडिडेट सीआई ऑटोमोटिव होता हुआ नजर आ सकता है। सीआईई ऑटोमोटिव, जिसे पहले महिंद्रा सीआई कहते थे, महिंद्रा ने पूरी तरह से एग्जिट कर लिया, इसीलिए अब कंपनी का नाम सीआईई ऑटोमोटिव है। ये आप ध्यान में रखिएगा। ये एक पिक के समय आशीष चतुर्मोता की तरफ से आता हुआ। अच्छा, एक स्टॉक जिसमें थोड़ा सा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है, मानस इस पर नजर डालिए प्लीज। नैटको फार्मा करीब 4-4.5% के गेन, 655 के आसपास है काउंटर, एंड वॉल्यूम्स में थोड़ा सा पिकअप देखने को मिला। आज वैसे भी औरो फार्मा जैसे काउंटर्स की हम कुछ देर पहले बात कर ही रहे थे। नैटको पर क्या आपको सिग्नल मिल रहा है? इस तरह की मूव को कुछ भाव देना है या रहने दे? देखिए, जब इस तरह की गिरावट होती है तो नॉर्मली हम फार्मा में थोड़ा बहुत बाइंग इंटरेस्ट देखते हैं, और बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में या तो बाइंग इंटरेस्ट है या तो उतनी वीकनेस नहीं है जितनी मार्केट में वीकनेस है। और नेक्टो फार्मा तो काफी समय से, मेरे ख्याल से 4 या 5 हफ्ते से स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज नेटको ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। चार्ट पे एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट 695 के आसपास के आते हैं। तो अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं, एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 639 का स्टॉप लॉस लगाइए, 675 और उसके बाद 695 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। कि वैसे मार्केट में थोड़ी गिरावट बढ़ रही है, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी जहां पर रिकवरी थी अच्छी खासी, लेकिन अब वो फिर 100 पॉइंट नीचे। और अब इवन एचडीएफसी बैंक एक्चुअली इंट्राडे में कोलैप्स कर रहा है। एक बार एचडीएफसी बैंक लेकर आइए। इनफैक्ट लास्ट जो राउंड ऑफ सेलिंग है वो एचडीएफसी बैंक ने स्पॉन्सर की है बल्कि। और मिड कैप इंडेक्स देखिए 420 पॉइंट नीचे। अब एडवांस डिक्लाइन जब हमने शो शुरू किया था 1:2 का था, अब 1:3 की तरफ बढ़ रहा है एडवांस डिक्लाइन, और काफ़ी सारे स्टॉक्स अब इसमें जुड़ रहे हैं। वैसे HAL में एक फ्रेश ब्रेकडाउन होने की तैयारी हो रही है। उसके अलावा रिलायंस लेकर आइए एक बार स्क्रीन पर। रिलायंस लगातार इन लेवल्स पर थोड़ा सा अटक रहा है, और रिलायंस इस समय डे लो पर, उसके अलावा जुबिलेंट फूड डे लो पर,
काफ़ी स्टॉक्स हैं आज तक, डॉक्टर लाल, हीरो मोटोकॉर्प। एक और स्टॉक जिसने बैंक निफ्टी को काफ़ी परेशान किया ऑफ लेट हुआ है एसबीआई लेकर आई। आज सुबह भी हमने इसकी चर्चा की थी कि एसबीआई एक ओवरहैंग बन गया बैंक निफ्टी के ऊपर। फिर से वो जो रिकवरी थी पूरी वहाँ पर सेलिंग होती हुई डे लो पर इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कारोबार कर रहा है। तो प्रेशर क्लियरली माउंट होता हुआ और नीचे नीचे ड्रैग कर रहा है इंडेक्स को, बेसिकली यही हो रहा है। अच्छा, इस बीच आरवीएनएल की बात कर लेते हैं। आरवीएनएल हाल फिलहाल में खूब चर्चा में भी रहा है। लगातार कंपनी के हाथ में कई सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट मेट्रो रेल के लिहाज से प्रेफर्ड बिडर्स में साबित होते दिखाई दिए हैं कई सारे एरियाज में। और ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने देखा है इंटरनेशनल बिजनेस में भी कुछ पिकअप देखने को मिला। हमारे साथ कंपनी के ऑपरेशनल डायरेक्टर राजेश प्रसाद जुड़ गए। प्रसाद साहब, गुड आफ्टरनून। हम नोटिस कर रहे थे कि आरवीएनएल बाकी रेल कंपनियों में काफी बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एक तो रेलवे के प्रोजेक्ट्स और दूसरे ये मेट्रो के प्रोजेक्ट्स। तो इस समय मैं आपकी डोमेस्टिक ऑर्डर बुक का ताजा आंकड़ा समझना चाहूंगी, कहां पर है, इसमें से कितना एग्जीक्यूटेबल है इन द नेक्स्ट 2 quarters? ऑर्डर बुक की सबसे पहले नमस्कार। मैं आपके चैनल के थ्रू ये सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के मार्गदर्शन में आरवीएनएल आत्मनिर्भर भारत व रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनफैक्ट ऑल काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में एक नए आयाम की ओर अग्रसर है। और आज के डेट में हमारा जो ऑर्डर बुक है वो 57,000 करोड़ का है। ये ऑर्डर बुक बेसिकली एग्जीक्यूशन के स्टेज का है और इसमें 36,000 करोड़ टिपिकल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो गवर्नमेंट से हमें मिले हैं एंड 21,000 करोड़ हमने बिडिंग से लिए हैं। अभी तक आज के डेट में हमारे पास जो ऑर्डर बुक जो ओवरसीज का है वो 1500 करोड़ का है। आपको याद होगा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा टर्नओवर रहा था वो 20,000 करोड़ प्लस का था। जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर FY 23-24 के लिए है वो हमारा जो टारगेट है जो हम अचीव करना चाहते हैं it would be 22,000 crores plus. So we are moving in that particular direction. So next 2 quarters, if you want to know, so it will be proportion to that. So coming back to your question, the order book is 57,000 crores plus, out of which 36,000 crores is typical railway infrastructures, 21,000 crores is through the bidding, and 1,500 crores plus we have got overseas. And metro segment is one of the segments where we are very keen. There are some segments which we have identified for bidding and business development. One is the metro segment, the other is the tunnel work, then the mega bridges, then of course the typical railway projects, and then the overseas projects which we are eyeing. And if you see, this particular company is highly flexible. We are diversifying also. So we have entered into the irrigation, 2,400 crores of irrigation projects in Rajasthan. Then even we have entered into the basically distribution system of the electricity, and the municipality Ahmedabad, and in all kinds of metro projects we are executing 6 cities. We are executing metro projects in 6 cities. So what I want to tell you is that it is going to be a mixed basket of all kinds of infrastructures, and the next 2 quarters or the next financial year, if you want to ask, the top line is going to be more than 22,000 crores. The bottom line may be 1,400 to 1,500 crores. And the order book which we are eyeing for is more than 75,000. Okay, अच्छा प्रसाद जी, गुड आफ्टरनून। आपने इंटरनेशनल ऑर्डर्स की बात की, एक जरा उसके बारे में बताएंगे कोई अपडेट? और एक किर्गिस्तान से एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था आपको, उसका क्या अपडेट है? मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि इन अ प्रोजेक्ट इट हैज गॉट अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो स्टार्ट होता है वो प्रोजेक्ट के कंसेप्ट, देन द DPR, देन द डिजाइन, देन द एस्टिमेशन, टेंडर, एग्जीक्यूशन एंड देन हैंडिंग ओवर। सो ये जो किर्गिस्तान का जो प्रोजेक्ट का आप बात कर रहे हैं, वी हैव साइंड MOU and we have also prepared the DPR etc. Financing etc. is getting concluded. It is a sensitive project. We are a listed company. We have disclosed everything in the public domain. So the moment any positive development takes place, you will get to know. But things are moving in positive direction. ओके राजेश जी, मैं आपके जो मेट्रो रेवेन्यूज दिख रहा था, जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है, जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले टिप्पणी की भी, 6 सिटीज में आप इस वक्त काम कर रहे हैं। अगले 1-2 साल में सर आपके टोटल रेवेन्यू मिक्स में ये जो मेट्रो
प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर हैं या फिर जो रेवेन्यू है इसका एग्जैक्टली कंट्रीब्यूशन कितना चला जाएगा, कंसिडरिंग योर टेक्निकल नोन हाउ और जिस तरीके से आप बिडिंग में ऑर्डर्स जीत रहे हैं, ये पूरे रेवेन्यू में क्या एक सब्सटेंशियल जंप लेगा अगले 2 साल में मेट्रो प्रोजेक्ट्स का? हाँ, या मेट्रो प्रोजेक्ट्स में भी जंप आएगा एंड ओवरऑल रेवेन्यू में भी जंप आएगा। सी व्हाट आई एम सेइंग इज कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो टॉप लाइन था 20,000 करोड़, वी आर नाउ आइंग फॉर 22,000 करोड़ प्लस, एंड सिंस वी आर नॉट गेटिंग एनी प्रोजेक्ट ऑन द नॉमिनेशन बेसिस, so the major chunk will be through the business development, bidding, and out of those projects, the metro segment is a preferred segment. Why metro segment is preferred? I will tell you, because इसमें बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, और टेक्निकल इश्यूज को टेक्निकली रिजॉल्व किया जाता है, एंड वी आर वेरी कॉम्पिटेंट एंड वी हैव गॉट द प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड एंड वी हैव गॉट द पैन इंडिया प्रेजेंस। एंड आपको पता होगा पूरे इंडिया में 50 से ऐसे ज्यादा सिटीज हैं जहां पे मेट्रो बनना है। तो मैं ये इतना बता सकता हूं कि अभी तो हमारे 6 सिटीज में अगर प्रेजेंस है, तो आने वाले टाइम में आप और भी मेट्रो कंस्ट्रक्शन हमें देख सकते हैं, और ये हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये मेट्रो जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हम एक अच्छे तरीके से विद अच्छे क्वालिटी से फॉलोइंग द हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड हम उसको काम करके दिखाएंगे। ये तो रही सर बात टॉप लाइन की और इनफैक्ट ऑर्डर बुक की। राजेश जी, एग्जैक्टली मैं जानना चाहूँगा कि मैं 2-3 क्वार्टर से आपकी जो मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी देखा था, इट वाज 5.6 to 6.5 की ट्रैजेक्टरी में। अब जो ऑर्डर्स आ रहे हैं और जो कॉस्ट ऑफ आई थिंक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है, आगे चल के आपकी ये जो मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी है सर बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल, वो क्या रहेगी? यही रेंज रहेगी या फिर इसमें कुछ अपटिक्स आएंगे? अच्छा, मैं अब ये बताना चाहूंगा कि जो मार्जिन्स की आप बात कर रहे हैं, तो FY 22-23 में हमारी मार्जिन जो बेसिकली टर्नओवर अपॉन बेसिकली ग्रॉस मार्जिन अपॉन जो टर्नओवर था, वो करीब 5.78% था, 5.77% था, एंड इट इज अगेन कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। एंड हमारे जो मॉडल्स हैं, आपको यू हैव टू अप्रिशिएट कि हमारे क्या मॉडल्स हैं प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन के। तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स नॉमिनेशन बेसिस पे आए हैं, जिसमें हमारे मार्जिन्स फिक्स हैं, जो हमारे एसपीवीज हैं, हमने 5 एसपीवीज कमीशन कर दिया, तो वी आर गेटिंग डिविडेंड्स, so that is another source of margin. Then whatever money we have got the interest, so that we are getting, then we are bidding in the market. So the projects which we are getting from the market, they don't have the fixed margins, but we have got the competency जिससे हम एक वैल्यू इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और उससे अपने मार्जिन को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो मैं आपको इतना एश्योर करता हूं कि कुछ प्रोजेक्ट्स में हो सकता है कि मार्जिन कम आए, बट ओवरऑल जो है वो ग्रोथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में रहेगा, और बॉटम लाइन का जो पैट जो है उसका भी ग्रो करेगा। जो लास्ट ईयर हमने 16-17% का ग्रो किया था, तो वैसे ही मार्जिन हमें देखने को मिल सकता है। तो अगेन आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स कि नेक्स्ट FY 23-24 में द टॉप लाइन 22,000 करोड़ प्लस, बॉटम लाइन 1,400 to 1,500 करोड़ प्लस, एंड द ऑर्डर बुक 75,000 करोड़ प्लस इन नेक्स्ट 1 year टाइम। अच्छा, ये जो 75,000 करोड़ की ऑर्डर बुक आप मेंशन कर रहे हैं प्रसाद साहब, ये आप फैक्टर इन कर रहे हैं वंदे भारत जैसे बड़े ऑर्डर्स, या फिर वो एडिशनल रहेंगे, वो चेरी ऑन द केक रहेंगे? देखिए, ऐसा ना कि ये हम हर फील्ड पे अभी हम मार्केट में बिड कर रहे हैं, हम अपने डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरसीज प्रोजेक्ट्स के लिए हम LOC प्रोजेक्ट्स के लिए आई कर रहे हैं, एंड आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे ऑर्डर्स दिखने को मिलेंगे जो हमारे ऑर्डर बुक में आपको ऐड होते हुए नजर आएंगे। अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और ये इतना आसान नहीं था। आप अगर देखेंगे तो ये 1 साल 10 महीने 9 महीने 10 महीने पहले ही हम मार्केट में आए हैं, और एक गवर्नमेंट PSU के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैंने अपने सारे मॉडल्स को चेंज करके मार्केट में आ करके और मार्केट में compete करके बाकायदा प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किया। अभी जो चेन्नई मेट्रो का जो प्रोजेक्ट्स हमें मिला है 3 पैकेजेस का, उसमें 16 स्टेशंस बनाने हैं, एंड दोज आर टेक्निकली वेरी वेरी चैलेंजिंग। अभी उसके पहले मैं चेन्नई मेट्रो में हमारी कंपनी एक एलिवेटेड वायडक्ट भी बना रही है, उसमें हमने सारे कास्टिंग यार्ड के लैंड वगैरह सब हमने ले लिया और वहां पे अपना सारा डेवलपमेंट कर लिया। अभी इनिशियल पायलट टेस्ट भी करना शुरू कर दिया। इंदौर मेट्रो के जो प्रोजेक्ट्स थे वो प्रोजेक्ट में तो अब वो हमें रिजल्ट्स देना शुरू कर दिया, अभी उसके ट्रायल होने हैं। सो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में कंट्री में भी ओवरसीज में भी प्रोजेक्ट की काफी अपॉर्चुनिटीज है। आप नेशनल रेल प्लान देखें और कैपेक्स देखें, आने वाले टाइम में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम होने वाला है,
और आरवीएनएल इसके लिए एक सही कंपनी है जो इस कंपनी को सही तरीके से क्वालिटी एंड सेफ्टी को फॉलो करते हुए कर सकती है. वी आर कॉन्फिडेंट दैट इन टाइम टू कम वी आर गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी मेजर रोल इन क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट सर, क्योंकि मेट्रो और रेलवेज में भारत में इतना सारा काम हो रहा है, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी जगह डाइवर्सिफाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है आपके अपने बिजनेस को इंसुलेट करना है, आपके पास काफी स्कोप है एंड यू परहैप्स विल बी द प्रेफर्ड बिडर इन मोस्ट ऑर्डर्स. नहीं, आप हमारे मॉडल्स को देखें. पहले हमारे पास सिर्फ नॉमिनेशन पे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स था. नाउ वी हैव गॉट द लिबर्टी टू एक्सपैंड. लास्ट आप 4-5 years में देखेंगे फ्रॉम 10,000 crores to 20,000 crores we have reached in last 4-5 years. So if you want to maintain that kind of growth rate, we need to have the various segments available. तो हमारे पास उस तरह के प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए और काफी डाइवर्सिफाइड होने चाहिए, which we are trying to do it. So हमारा फोकस इंडिया में, हमारा प्रेजेंस पूरे पैन इंडिया में है, बट एट द सेम टाइम वी वांट टू हैव द प्रेजेंस इन ओवरसीज आल्सो. तभी तो ये कंपनी ग्रो करेगी, तभी तो ये कंट्री ग्रो करेगा. तो बेसिकली वी आर कंट्रीब्यूटिंग. सो मेरा पर्पस कहने का था ये कि हम आने वाले टाइम में केवल इंडिया में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे. ओके प्रसाद सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और ये पूरी बात समझाने के लिए. तो ये बात हो गई आरवीएनएल की. इस समय स्टॉक ध्यान रखिए आज नीचे है, लेकिन शानदार मूव रहे हैं स्टॉक में. अगर 1 साल का चार्ट लेकर आएंगे आप आरबीएनएल का, तो रेलवे स्टॉक्स में जो शानदार तेज़ी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा जिस स्टॉक ने लीड किया है वो आरबीएनएल ही है. 1 साल में स्टॉक 3 गुना हो चुका है 1 साल में. इस तरीके के मूव्स रहे हैं. राजेश अग्रवाल साहब, कोई व्यू आपका इस स्टॉक को लेकर? देखिए, हम इस पूरे सेक्टर में बहुत बुलिश हैं. अगर आप देखें तो 2,40,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ था इस बार के बजट में, तो जो कि हाईएस्ट कहा जा सकता है. और सीधी सी बात है कि इसका फ़ायदा प्राय सभी कंपनियों को मिलेगा. आरवीएनएल उसमें से एक है. वंदे भारत वगैरह की जो कावियात छिड़ी हुई है उससे सबको फ़ायदा हो रहा है. टीटागढ़ वैगन्स को बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है. इस पूरे क्षेत्र में अगर कहा जाए तो मैं एक कंपनी जो कि अभी तक चली नहीं है रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप की इजाज़त हो तो. राजेश जी, गो अहेड. टेक्समैको रेल अगर आप देखें तो सेक्टर में तो जिस तरह की ग्रोथ हो रही है उसका तो फ़ायदा पहुंचेगा ही. 2,40,000 करोड़ जो मैं लोकेशन मैंने कहा, इस कंपनी के ऑर्डर बुक अगर आप देखो तो 10,000 करोड़ के आसपास पहुंच रही है, जिसमें वैगन के ऑर्डर है बोथ इंडियन रेलवेज के भी और प्राइवेट सेक्टर के भी. लॉन्ग टर्म डेट जो है वो 135 करोड़ के आसपास का है. वर्किंग कैपिटल डेट 700 करोड़ का है. कंपनी को नए ऑर्डर्स मिलने की पूरी उम्मीद है और नए ऑर्डर्स आए भी है. मुझे भी लगता है कि जिस तरीके से दूसरे वैगन मैन्युफैक्चरर्स की मार्केट कैप में तेज़ी से बढ़त हुई है, वहाँ इसमें अभी उतनी हुई नहीं है. तो एक कैचअप रैली भी हो सकती है और फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं. तो मुझे लगता है यहाँ कम से कम 90 से 95 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है. ओके, चलिए, तो आपका टेक्समैको रेल एक बाय है 7630 पे. इंडिसेस कहीं भी नहीं है, मतलब वहीं पर हैं जहां पे इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी. तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा अच्छा है और कुछ देर में हम 4 का चौका की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले समित चौहान इस पैनल में जुड़ चुके हैं. समित, गुड आफ्टरनून. कार्यक्रम में स्वागत है. समित, आपका इस वक्त कन्विक्शन क्या है? इस वक्त कोई ट्रेड जो चेज करेंगे आप? देखिए, आज अगर हम देखें तो ओवरऑल स्टॉक्स वाइज वहां पे इतने पॉजिटिव साइड पे प्राइस मूवमेंट ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है. बट भारतीय एयरटेल एक स्टॉक जो रिसेंटली एक स्टेडी में हो रहा है, आई गेस एक कंसेंसस बाय भी हो सकता है. बट स्टॉक ने उसके जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट स्विंग हाइज थे वो आज सरपास किए हुए, और जैसे इसका आज का वीकली क्लोज हो रहा है उसके चलते ये स्टॉक एटलीस्ट 885 890 के जोन में चैलेंज नेक्स्ट वीक करते हुए देख सकता है. तो इसलिए भारतीय एयरटेल करंट लेवल पे हम बाय करने की सलाह देंगे. 844 का स्टॉप लॉस होगा और 886 के इसके टारगेट्स होंगे. ओके, तो ये फिलहाल भारतीय एयरटेल पर एक और कंसेंसस कॉल आता हुआ ये एक टॉपिक रहा है इस पूरे हफ्ते. भारतीय में सबसे ज्यादा तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है. अच्छा, कुछ देर पहले हमने नैटको पर राय ली थी और नैटको पर मानस ने पहला टारगेट अपना 675 दिया था.
बात करते करते ये स्टॉक 673 पर आ चुका है, ध्यान रखिएगा। नैटको फार्मा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और यहाँ पर वॉल्यूम एक्शन भी पिकअप करता हुआ, तो तकरीबन 4 गुना वॉल्यूम्स पर ये ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा मूव इनफैक्ट पिछले 10-15 मिनटों में नैटको फार्मा 45 रुपए के गेन्स यहाँ पर साफ देखने को मिल रहे हैं। तो वो टारगेट अचीव होने की पूरी तैयारी करता हुआ 675 पहले और फिर 695 की तरफ का इशारा मानस का था। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर थोड़ा सा मोमेंटम लौट रहा है। फार्मा में ही एक्शन है। ग्लेनमार्क आप देखेंगे तो वो भी थोड़ी सी हरकत दिखा रहा है। डॉक्टर रेड्डीज भी पॉजिटिव जोन में, 2.25% का इजाफा इधर भी है। एल्किन लैब्स में भी थोड़ी निबलिंग जैसे हम कहते हैं शुरू हो गई है। आशीष चतुर्मोता, इन फार्मा काउंटर्स में कुछ नया जो पसंद है आपको? तो इसमें हर्षदा हमें लगता है कि जो चार्ट वाइज अगर से मैं देखूं तो डॉक्टर रेड्डीज का स्ट्रक्चर काफी प्रॉमिसिंग है। इनफैक्ट वीकली, मंथली सभी चार्ट फ्रेम पर स्टॉक ने एक बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बनाया है और 4900 पे एक अच्छा सपोर्ट मुझे लगता है स्टॉक में बनता हुआ नजर आ रहा है। इस सपोर्ट को ध्यान में रख के जिस तरह के ब्रेकआउट है उस पर मुझे लगता है 5300 तक की एक अपसाइड आपको डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक में टेक्निकली देखने को नजर आ सकती है। ओके, डॉक्टर रेड्डीज, ये दूसरी कॉल शो के शुरू में गाबा सर ने भी इस स्टॉक को लिया और अब इस समय एक कॉल, तो क्लियरली फार्मा में थोड़ा मोमेंटम है। इवन औरोबिंदो में सुबह से एक मोमेंटम बना हुआ है। चलिए 4 का चौका की शुरुआत करते हैं, फिर 4 ट्रेड्स जो आपके लिए आएंगी। सस्ता ऑप्शन लेते हैं पहले समित चौहान से। समित, बताइए आपकी ट्रेड। इनफैक्ट अभी जो स्टॉक डिस्कस हुआ है वही हमने ऑप्शन में भी हमने ये पिक किया हुआ है, डॉक्टर रेड्डीज। क्योंकि अगर हम देखिए तो थोड़ा ब्रॉडर व्यू देखिए तो स्टॉक लगभग 2 साल के हाईएस्ट लेवल पे अभी ट्रेड हो रहा है और आज जैसे हम देखें कि 5000 के कॉल में कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक डॉक्टर रेड्डीज में एक अच्छा खासा मूव और एक्सटेंड हो सकता है। तो इसलिए 5000 का कॉल जो 54-56 के रेंज में ट्रेड हो रहा है वो हम बाय करने की सलाह देंगे, जिसमें 20 रुपए का स्टॉप लॉस और 90 से लेके 110 के इसके टारगेट्स होंगे। ओके, तो 5000 का कॉल लेकर चले। ठीक, 5000 के स्तरों पर इस समय आ चुका है काउंटर और ये 5000 का कॉल आपको 61 के आसपास मिलेगा, तो 90 से 100 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे अगर आप ये कॉल लेकर चलते। तेजी की राय मानस, बताइए F&O सुपरस्टार। हर्षदा जी, देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफी वीक लग रही हैं। बीपीसीएल में बड़ी गिरावट देखने को मिली, एचपीसीएल में भी वीकनेस है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन आईओसी पे है। आईओसी पे बिकवाली करनी है क्योंकि स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया है। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे अब फिसल गया है, वहां पर ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक ये करेक्शन थोड़ा और डीप हो सकता है, 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ स्टॉक जा सकता है। तो आईओसी के फ्यूचर में बिकवाली करनी है। 90 रुपए के भाव चल रहे हैं। 91.10 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस फ्यूचर में, तो 91.10 का स्टॉप लॉस लगाइए और 88 के टारगेट इस फ्यूचर के लिए सेट करके रखिए। और ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 90 वाला पुट ऑप्शन जो कि 85 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 2 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हैं। आईओसी फ्यूचर सेल और पुट ऑप्शन एट द रेट 0.85 आप ले सकते हैं, 90 रुपए की पुट है। अब चलते हैं अगली ट्रेड के लिए आशीष चतुर्मोता जी के पास। 4 का चमत्कार। आशीष, क्या पिक करेंगे आप? जी बिल्कुल, तो इसमें मैं थोड़ा सा पोजिशनल व्यू के साथ पॉलीकैप पर ध्यान दूंगा। हालांकि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, पर वीरेंद्र, स्टॉक को आप स्ट्रक्चरली देखेंगे तो ये एक बहुत बड़े चैनल का ब्रेकआउट 3200 के ऊपर हुआ था और मुझे लगता है कि अभी जो डिप लास्ट 3-4 दिनों की मिल रही है ये बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। तो थोड़ा सा कंडीशनल पोजीशन है कि यहाँ पे लेना चाहिए और थोड़ा डिप में 3360 के आसपास और इसके अंदर एक सपोर्ट है, तो वहां तक एवरेज करने की सलाह रहेगी। और मुझे लगता है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को जो कि 3600 के ऊपर बना है उसको क्रॉस करके 3750 की जगह पॉलीकैप के अंदर में बनती हुई नजर आएगी। डिस्क्लेमर ये कि स्टॉक हम अपने पोर्टफोलियो में ओन करते हैं और हमें लगता है कि पूरा जो वायर और केबल सेगमेंट है, चाहे वो पॉलीकैप, केईआई या एस्ट्रल हो, इनमें बहुत ही अच्छी एक स्ट्रक्चरल टेलविंड बनी हुई है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति पॉलीकैप के अंदर में हमारी इस लेवल पर रहेगी। बाय ऑन डिप्स पॉलीकैप में यहाँ पर एक अप्रोच रहेगी आशीष चतुर्मोता की तरफ से ये कॉल। राजेश अग्रवाल के पास चलते हैं एक मिड कैप फंडा के लिए। राजेश जी, बताइए आपकी ट्रेड। देखिए, मैं सेंचुरी इंका के साथ जाना चाहूँगा। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, फिलामेंट यार्न बनाती है अपैरल इंडस्ट्रीज के लिए और नायलैंड टायर कॉर्ड बनाती है ऑटो सेक्टर के लिए। 2 प्लांट है पुणे और भरूच में। और अगर आप इनके मार्केट शेयर की बात करेंगे तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है NFOI में और सेकेंड लार्जेस्ट है नायलैंड टायर कॉर्ड में।
एंटी डंपिंग ड्यूटी जो टायर वगैरह में लगी है उससे इनके डिमांड में बढ़त हुई है। ये अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं नाइलन टायर कॉर्ड में, जो कि अगले साल तक पूरी हो जाएगी। क्लाइंट्स की बात की जाए तो जितने भी बड़े नाम हो, चाहे फिर वो अपोलो टायर हो, एमआरएफ हो, सीएट हो, सारे ही इनके क्लाइंट हैं और 27% के आसपास का मार्केट शेयर है इनका रीइंफोर्समेंट टायर नाइलन सेक्टर में। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत मध्यम अवधि में 490 तक जा सकता है। फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छा डिविडेंड देती है, यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। सेंचुरी एंड का और ये एक इनफैक्ट कंपनी जो काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं राजेश अग्रवाल साहब, और इसीलिए उन्होंने फिर से कहा कि यहाँ पर एक मौका 4% ऊपर है बाय द वे इस गिरते बाजार में, जहाँ पर मिड कैप्स की सबसे ज़्यादा धुलाई हो रही है। चलिए फटाफट से मैं आपको चारों ट्रेड्स बता देती हूँ जहाँ पर हमारे जानकारों की नज़र आई है। 4 का चौका में पहला ट्रेड था समित चौहान का डिफेंसिव ट्रेड, डॉक्टर रेड्डीज 5000 का कॉल लेने की सलाह, 60 पर लेंगे आप, 90 और 110 के टारगेट के लिए मौका है, स्टॉप लॉस 20 पर लगाइए। मानस ने कहा आईओसी कीजिए शॉर्ट, 88 पहला टारगेट रहेगा और 91.10 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड लेना है, 2.5% वैसे भी नीचे है ये काउंटर। आशीष चतुर्मोता ने पिक किया है पॉली कैप, जहां पर उनको पूरा मौका दिख रहा है कि स्टॉक आगे 3700 से 3750 तक के लेवल्स पर पहुंच सकता है, तो डिप पे खरीदारी का मौका इन्होंने पिक किया। और फंडामेंटल्स के तौर पर सेंचुरी एनका पसंद है राजेश अग्रवाल को, जहां पर आज 3.5% की तेजी बनी है और ये स्टॉक भी आगे बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखाने की पूरी क्षमता रखता है। मार्केट पर अगर आप नजर डालेंगे तो इंडेक्स में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, कुछ नहीं हो रहा है निफ्टी बैंक में, और 400 पॉइंट की गिरावट जो मिड कैप्स में देखने को मिल रही थी वो अभी भी कायम है। इस बीच नैटको फार्मा, जिसका हम जिक्र कुछ ही देर पहले कर रहे थे, पहला टारगेट हिट हो चुका है 675 वाला, तो वो मोहर लगती हुई स्टॉक में हमने देखा एक बहुत तगड़ा मोमेंटम और वॉल्यूम एक्शन हर टिक के साथ इधर बढ़ रहा है। अब अगला पड़ाव, जैसे मानस मेंशन भी कर रहे थे, 675 हासिल हुआ। मानस 695 के लिए कैरी करेंगे? बिल्कुल कैरी करेंगे और स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 659 कर लेंगे। तो स्टॉप लॉस भी हुआ रिवाइज 659 का। अब अगला पड़ाव रहेगा 695 नैटको फार्मा। गिरते बाजार में देखिए कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो चल रहे हैं, पैसा कमाकर आपको तेजी की तरफ दे भी रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे बिग मार्केट वॉइस में मार्केट वेटरन मेहरबून ईरानी। ओके, वेलकम बैक। कुछ खास मूव है नहीं मार्केट में, हालांकि बैंक निफ्टी बार बार कोशिश कर रहा है रिकवरी की। अच्छा, आज फार्मा में अच्छा मोमेंटम है। सुबह हमने औरोबिंदो फार्मा पिक किया था, डॉक्टर रेड्डीज 2-3 बार पिक हुआ चैनल पर। लुपिन देखिए कल गिर गया भले ही, लेकिन स्ट्रेंथ थी स्टॉक में, और कल भी ये बात हुई थी कि लुपिन कल भले ही ना चलाओ लेकिन इसमें स्ट्रेंथ है, और अब ये वापस डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। एक ग्लेनमार्क पे वो जो वो इम्पोर्ट अलर्ट आया था उसकी शायद इतनी सिग्निफिकेंस थी नहीं, इसके लिए उस डिक्लाइन में इनफैक्ट अब बाइंग आ रही है यहाँ पर। ये स्टॉक अब डे हाई पर, तो फार्मा क्लियरली एक मोमेंटम। टोरेंट फार्मा लेकर आइए, टोरेंट फार्मा, एबट, जाइडस लाइफ भी हमारी स्पॉटलाइट में था, वहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम है। वीरू, आज क्लियरली एक सेक्टर जो स्टैंड आउट कर रहा है वो फार्मा है। मतलब एक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बस जैसे कहते हैं ना, एक इकलौती छुपने की जगह मार्केट में फार्मा ही रही है आज। बिल्कुल अनुज, और इनफैक्ट एक और चीज़, अगर आपने रोलोवर्स नोटिस कर रहे हो, फार्मा में रोलोवर्स भी इस बार अच्छे खासे हैं, स्पेशली ग्लेनमार्क और ल्यूपिन में। मैं इनफैक्ट निफ्टी फार्मा इंडेक्स को देख रहा था अनुज कुछ देर पहले, और हम आपको याद भी होगा लास्ट वीक जब हम इसके वीकली और मंथली चार्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, 13,220 ऑलमोस्ट सितंबर 2021 से लेकर अब तक की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को वीकली चार्ट्स पे बाइसेक्ट करता हुआ। अनुज यकीन मानिए, निफ्टी फार्मा का वीकली प्लेसमेंट और ये वीकली क्लोज वाकई बहुत शानदार है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। चलिए अब एक काम करते हैं, फिर बिग मार्केट वॉइसेस में आज जो हमारे गेस्ट हैं उनको जोड़ लेते हैं। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट वेटरन मेहरबून ईरानी। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। और मार्केट में एक वन वे तेज़ी के बाद फाइनली थोड़ा सा करेक्शन, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में, किस तरीके से देखेंगे आप इसे? मैं कहूँगा कि अगर किसी को पूछे आपके मार्च एंड और जून के बीच में क्या हुआ बाजार में, तो लोग कहेंगे एफआईआईज ने बाइक शुरू कर दी। तो 2-3 फैक्टर थे जिसके कारण मार्केट
ऊपर की तरफ गया। नंबर 1 रिजल्ट्स बेटर देन एक्सपेक्टेड। नंबर 2 यूएस डॉलर इंडेक्स जो ऊपर था, आई थिंक उसने थोड़ा सा वेट शेड कर दिया। और तीसरा है एफआई बाइंग। तो ये 3 फैक्टर के कारण मार्केट सडनली यूफोरिक हो गया है। और अनुज, दूसरी एक बात है जो आज लोग कहते हैं 50 पॉइंट बाकी था, निफ्टी ऑल टाइम हाई, अभी बोलते हैं 150 पॉइंट बाकी है। द पॉइंट इज भले निफ्टी ने नया हाई नहीं बनाया हो, लेकिन जो लेवल हम लोग ने शायद दिसंबर 2022 में देखा था, जो न्यू हाई था, और अभी उसकी तरफ हम लोग बढ़े। डिस्पाइट दैट अभी तक न्यू हाई बना नहीं है। डिस्पाइट दैट पोर्टफोलियोज अगर आप जनरल में देखें तो आर अप बाय एटलीस्ट 10 to 15 to 20% एज कम्पेयर टू वॉट इट वॉज इन दिसंबर। इसके कारण क्या होता है कि लोग समझते हैं कि आई एम एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट एंड पीपल आर जस्ट लुकिंग आउट टू बाय इनटू द मार्केट। मेरा पर्सनल मानना है कि मार्केट आज की तारीख में फेयरली वैल्यूड है। इवन दो निफ्टी हैज नॉट मेड अ न्यू हाई, पोर्टफोलियोज एट एन हाई, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन व्हाट स्टॉक्स यू आर बाइंग। मेरा पर्सनल मानना है कि 18,700 से 18,600 से अगर लोग कहते हैं 20,000 भी हो जाएगा, आई डोंट थिंक आई एम दैट मच इंटरेस्टेड टू पुट इन मोर मनी इनटू फ्रंटलाइन स्टॉक्स। फ्रंटलाइन स्टॉक्स बेयरिंग में बी एन HDFC बैंक, जिसने कुछ ज़्यादा किया नहीं मर्जर के बाद भी। ऑल नो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक, stronger than what it is today. Or maybe something like an Indian Hotels, जो which is doing very well, थोड़ा सा नीचे आता है. I don't see too much reasons to buy into frontline stocks. So people will have to continue to tap opportunities in mid caps and even in small caps. जहाँ पे कंपनीज की आउटलुक अच्छी है, जो सेक्टर्स में है, जो सेक्टर्स आर डूइंग वेल, अगर थोड़ा सा करेक्शन भी आता है तो स्टॉक्स विल अल्टीमेटली गो अप हायर. The stock selection, allow me to say, is becoming difficult and people have to be very careful in what they are buying into the market. I think worries, दो बड़े worries है, मेरा पर्सनल व्यू है. जियोपॉलिटिकल का कोई अभी बात ज़्यादा करता नहीं है, नंबर 1. नंबर 2, यूएस फैक्टर्स भी अभी फेड की मीटिंग हुई. आई डोंट थिंक पीपल हैव डिस्कस्ड दैट फेड मीटिंग एज मच एज व्हाट दे हैव डिस्कस्ड ओवर द लास्ट 2 years. तो मेरा पर्सनल मानना है कि इंडिया में 2 फैक्टर्स है विच आर रियली वरिंग अकॉर्डिंग टू मी. वन इज द मॉनसून फैक्टर. आई थिंक 1.5-2 हफ्ते पहले भी जब भी आपके चैनल में आया था, मैंने कहा था कि एल नीनो के बारे में मैंने ये साल जितना पढ़ा है पिछले 15 साल 20 साल में नहीं पढ़ा है. एंड इफ वी डोंट हैव अ गुड मॉनसून, इट विल सर्टनली शेव ऑफ सम पॉइंट्स फ्रॉम द GDP एंड सर्टनली अफेक्ट सर्टन सेक्टर्स एंड कंपनीज विच आर रिलेटेड टू द मॉनसून एंड रूरल इनकम. और दूसरा फैक्टर है इस इलेक्शन नॉइज. ये शायद 6 महीना बाकी है, 7 महीना बाकी है, बट आई पर्सनली बिलीव ये शोर इतना होगा कि पीपल आर गोइंग टू फील डिस्ट्रैक्टेड हियर एंड देयर. सो दिस इज नॉट अ मार्केट कि मैं कहूँगा कि चलो जून महीना है, जुलाई महीना है, अगले 1 साल तक मैं क्या शेयर लूँ. आई थिंक लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स कुड हैपन इन द इंटरिम पीरियड. सो फ्रंटलाइन स्टॉक्स में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कोई रस नहीं है मेरे को. आई स्टिल गो फॉर सेक्टर्स विच आई फील आर डूइंग वेल एंड विच शुड कंटिन्यू टू डू वेल, नोइंग द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट. उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि मैंने ऐसा मार्केट कभी नहीं देखा अनुज के जहाँ पे पीपल हैव गॉन एंड बॉट इनटू कंपनीज जस्ट बिकॉज दे आर बैगिंग ऑर्डर्स. लाइक डिफेंस स्टॉक्स, अगर आप मुझे पूछे व्हाई शुड द स्टॉक्स गो अप सो शार्पली, जस्ट बिकॉज दे आर बैग्ड ऑर्डर्स. ऑर्डर्स आज आपने बैक किया, अल्टीमेटली आपकी मार्जिन क्या रहेगी? हाउ मच द गवर्नमेंट इज गोइंग टू पे यू? व्हाट इफ देयर इज अ कैप ऑन द प्राइस? नोबडी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन. Also, there are a whole lot of companies across other sectors जहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाता है कंपनी, पब्लिक की कैपेसिटी बढ़ गया. पीपल आर नॉट कंसिडरिंग कि वेदर दे विल बी एबल टू सेल एट द सेम प्राइस और नॉट. सो ऑनेस्टली दैट दोज आर फियर फैक्टर्स क्योंकि पीपल आर जस्ट एक्सट्रापोलेटिंग थिंग्स इन अ हरी. Valuations are going sky high in certain stocks across certain sectors. So this is the time where I feel opportunities are there. The mid caps or small caps are outperforming the frontline stocks for the last 2 months. और मेरा मानना है कि इवन इफ वी मूव बिटवीन 16,500 ऑन द लोअर साइड टू 20,000 ऑन द हायर साइड, द मनी विल बी मेड मोर इनटू सिलेक्ट स्टॉक्स इन द ब्रॉडर मार्केट रादर देन इन द फ्रंट लाइन मार्केट. मार्केट की यूनिवर्स मेहरबून, गुड आफ्टरनून. लकीली और अनलकीली बहुत वाइड है, तो ऑफ कोर्स जैसे आप मेंशन कर रहे थे, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि किस तरह के स्टॉक्स आप पिक करें. तो हाल फिलहाल आपने क्या नया आइडेंटिफाई किया है थीम जहां पर आप लोगों ने पैसा कमिट किया है या फिर और पैसा कमिट करना चाहेंगे, कंसिडरिंग थोड़े से करेक्शन पर उन स्टॉक्स में भी मौके बढ़ जाएंगे बेहतर खरीदारी के?
अर्षदा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं इसका जवाब देना चाहूँगा दो पार्ट में, एंड आई विल बी एज ब्रीफ एंड एज फास्ट एज पॉसिबल. सेक्टर्स में जो पसंद है वो है रेलवेज, डिफेंस, ब्रूवरीज, अल्कोहल, लिकर, होटल्स, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर एंसिलरी, ऑटो एंसिलरी और रीजनल बैंक्स. और इसके अंदर आप मुझे पूछो तो विद क्लियर डिस्क्लोजर्स जो भी स्टॉक्स के बारे में मैं पॉजिटिव कहता हूँ, I think they would have gone up, but I'm personally holding them and I have no intention to sell. अभी डिफेंस की अगर आप बात मुझे करो तो एट द प्रेजेंट लेवल कोई भी स्टॉक्स में इंटरेस्ट नहीं है. HAL is good, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज गुड, भारत डायनामिक्स आर गुड, बट दे हैव गॉन अप टू शार्पली. करेक्शन में, पुल बैक में, पीपल कैन पॉसिबली लुक एट दिस 3 नेम्स. रेलवेज में द स्टॉक्स हैव गॉन अप टू शार्पली, बट अभी का जो रेल मंत्री है, आई थिंक द वर्क विच ही हैज डन, आई हैव नॉट सीन इट इन 25 years एनीबडी डूइंग इट. तो द स्टोरी इज वेरी गुड. मार्केट ने डिस्कवर कर दिया है, स्टॉक्स हैव गॉन अप. तो इसमें आई वुड से रिलेटिव बेसिस पे आई वुड प्रेफर टेक्समैको रेल इन द रेलवे सेगमेंट. ब्रूवरीज में आई थिंक देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग नेम्स. पीपल लाइक सूला, आई लाइक सूला. वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, तो आई वुड लाइक टू गो विद अ नेम लाइक अ तिलक नगर इंडस्ट्रीज और अ पिकाडेली एग्रो and even a Sula. I think these 3 are interesting names in this segment, and I think a segment will continue to do very well. होटल्स इज समथिंग जो मैं पिछले 1-1.5 साल से पॉजिटिव हूँ. आई थिंक होटल्स में रूम कैपेसिटी इज गोइंग टू गो अप ओनली 3% or 4% ओवर द नेक्स्ट 18 to 24 months. But the tariff rates are going to keep on going. People want to travel. People want to spend some time with their loved ones. So इसमें मेरा बेस्ट नाम रहेगा ताज जीवीके. I think I've been stating this from 170, 180, अभी 225 के आसपास. I'm very bullish on it. And second is a company called Sinclair's Hotels, जो आज के तारीख में सिर्फ BSE में लिस्टेड है. अकेली एक होटल कंपनी इन एशिया which is completely debt free. Regional banks, private sector banks में कहूँगा barring HDFC Bank, I'm not interested right now in buying, though I like names like an ICICI Bank, but मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आज के भाव में खरीदना, because I don't see too much of upside from the present level of the market. Regional banks में I think the cheapest is Karnataka Bank, followed by Karur Vysya. If you see the book value of the company, management change हुआ है, the new CEOs come in Karnataka Bank with a good reputation. I think Karnataka Bank honestly is a no-brainer, and second would be Karur Vysya. In power ancillary, very bullish on a company called HBL Power. The power के सिवा it is always also serving defense sector, it is always also serving railway sector. It's a very interesting name. स्पेशलिटी केमिकल्स जिसके बारे में मैं पिछले 1-1.5-2 साल से थोड़ा सा नेगेटिव था, बिकॉज वैल्यूएशंस वर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. आई थिंक कहीं पर एक एंट्री करनी चाहिए. उसमें मेरा बेस्ट नाम रहेगा सुप्रीम पेट्रो, फॉलोड बाय वेलिएंट ऑर्गेनिक्स. सो देयर आर इंटरेस्टिंग नेम्स टू पिकअप. आई थिंक कैपिटल गुड्स के भी और एक सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सेक्टर है विच इज डूइंग वेरी वेल राइट नाउ, बट वैल्यूएशंस भी इतने महंगे हैं. एंड डोंट फॉरगेट, आई थिंक द मेन वरी पॉइंट इज एवरी डे या एवरी सेकेंड डे कोई ना कोई प्रोमोटर आता है या कोई ना कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आता है जो मार्केट में शेयर बेचता है और पब्लिक इन्वेस्टर आके खरीदता है. सो आइदर दे आर गोइंग टू बी रॉन्ग और दिस पीपल आर गोइंग टू बी रॉन्ग. आई वुड प्रेफर टू गो विद द प्राइवेट इन्वेस्टर बिकॉज एंड द प्रोमोटर बिकॉज दे नो समवेयर एज टू प्रोस्पेक्ट्स क्या है कंपनी के, वैल्यूएशंस क्या है. सो आई वुड से दैट यूफोरिया में पीपल आर बाइंग, म्यूचुअल फंड्स हैव टू इन्वेस्ट मनी. FPIs, foreign investors are feeling a little left out. They're coming in a hurry. But there are deals happening virtually every day. And that is also not a very comfort feeling. रही बात PSU banks की, we have to understand कि कोल इंडिया में जो follow on offer दिया था गवर्नमेंट ने, OFSS किया था. I think you can have more of this type of things happening ultimately because government will need funds. So defense stocks जो बाकी उसमें भी थोड़ा divestment होगा. So there are whole lot of things which people have to consider before putting incremental money in the market. अगर कल 20,000 कोई बोलता है निफ्टी होगा, मुझे कोई आर्ग्यू नहीं करना है, लेकिन 18,500-600 पे इंक्रीमेंटल मनी मुझे डालना हो तो आई नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस मार्केट. ओके महबूब, आपने यकीन मानिए इस प्रश्न के उत्तर में हर्षदा के पूरे मिड कैप यूनिवर्स का बखान कर दिया और अपनी चॉइसेस को बखूबी बयां कर दिया. अच्छा महबूब, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा. एक यूनिवर्स जो कि हिस्टोरिकली मतलब अपने बहुत ही हाई वैल्यूएशंस के लिए अटपटे प्राइसेस के लिए जाना जाता था, वो था न्यू एज स्टॉक्स. जोमेटो, पॉलिसी बाजार, पीबी इंफ्राटेक. अभी इसमें से क्योंकि काफ़ी कूल ऑफ हो गए हैं ये स्टॉक्स, आपने हाल फिलहाल में किसी स्टॉक पे कोई व्यू बनाया हो, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव व्यू हो? नहीं, आई थिंक आपने जो पहला जो रिमार्क पास कर दिया हरिंदर जी, आई थिंक
full marks to you. मैंने जो full universe दिया इसलिए दिया है कि I mentioned the sectors which are doing well and which will do well. मैंने यहाँ पे IT का नाम नहीं दिया, मैंने फार्मा का नाम नहीं दिया, बिकॉज दिस सेक्टर्स में इतना पेन है आज के तारीख में. द ओनली थिंग इन फेवर ऑफ देम इज कि घटे हुए स्टॉक से थोड़े से बढ़ सकते हैं, बाउंस हो सकते हैं, जैसे आज फार्मा बाउंस कर रहा है. बट गोइंग एंड पुटिंग इन मनी इज नॉट ईजी. तो आप भले 1-2 दिन 3 दिन का ट्रेड करो, द ट्रेडर्स विल डू व्हाट दे वांट टू डू. बट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंगल मैंने मेरे सिलेक्ट स्टॉक्स दिए थे. नहीं रही बात अभी ये न्यू इकोनॉमी जो लोग कहते हैं, आई थिंक नेम्स लाइक जोमेटो, डिलीवरी एंड अदर थिंग्स, आई थिंक आई हैव बीन यूनिवर्सली नेगेटिव ऑन देम. जब से IPOs आए हैं, आई जस्ट नॉट लुक्ड एट देम बियॉन्ड अ पॉइंट, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड एज टू हाउ पीपल हैव एक्सट्रापोलेटेड थिंग्स एंड पुट नंबर्स ऑन इट. सिर्फ मार्केट कैप देखो कंपनीज के और उनके सेल्स और बॉटम लाइन देखो एंड सो लुक एट द डिस्पैरिटी. सो आई थिंक इफ दे कूल डाउन, प्राइवेट इन्वेस्टर जिसने इन्वेस्ट किया है और जिसके 2x, 3x, 4x पैसे हुए आके माल बेच रहे हैं उन लोग, आई थिंक कहीं पर समवेयर सम कंफर्ट लेवल आएगा एट अ पर्टिकुलर लेवल, तभी की बात तभी. बट ऑनेस्टली एट द प्रेजेंट मोमेंट नन ऑफ द स्टॉक्स आर अट्रैक्टिंग एटलीस्ट माई अटेंशन. मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे फंड्स है, काफ़ी सारे रिसर्च हाउसेज है, दे आर गोइंग ऑन साउंडिंग पॉजिटिव. अभी कमिट कर दिया है तो दे हैव टू गो ऑन साउंडिंग पॉजिटिव, बट लेट मी रिस्पेक्ट देयर व्यूज. मेरा पर्सनल व्यू है, आपने मुझे कहा कि एम आई इंटरेस्टेड इन देम बिकॉज दे हैव शेयर्ड वेट, माई आंसर वुड बी अ बिग नो एट द मोमेंट. अच्छा मेहरबून, आपने डेल्टा कॉर्प का जिक्र नहीं किया इस बार, अभी भी बुलिश हैं उस पर? आई थिंक 180-190 के आसपास कहीं पर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, प्रोमोटर वेंट एंड बॉट द शेयर्स एंड आई मेड अ डिस्क्लोजर ऑल्सो. वहाँ पे वैल्यू काफ़ी था, स्टॉक फ्लैट था. वी ऑल नो दैट some of the big market investors had exited for various reasons, including unfortunate passing away of Mr. Rakesh Jhunjhunwala. But somewhere at 180-190 great opportunity. अगर वो opportunity करीब 3 महीने पहले का भाव था, 190 has now become 235-240. I think the triggers which had to come have still not come as far as the Daman casino goes. There are a lot of triggers over a period of time, but at 235-240, am I continuing to hold on to the stock? Answer is yes. No intent to sell it. Incremental money maybe one can put in if one is a longer term investor. At the present moment, I am not aware of any new triggers just over the next 1-2 months. Honestly, I'm not aware of anything right now, Anuj. Okay. अच्छा मेहरबून, IT पर आप काफ़ी बेरिश रहे हैं, खासतौर से मिड कैप IT पर. यहाँ अभी भी वो व्यू इंटैक्ट है? मैं कहूँगा अनुज के 2022 जनवरी में मैंने stuck my neck out and said कि IT according to me should be sold and money should be used to buy into PSU banks. दोनों चॉइस जो मेरे थे, people were wondering कि maybe somewhere I had lost my mind and I was talking some nonsense. I think आज भी नेगेटिव तो हूँ. आई थिंक आउटलुक इज स्टिल नॉट वेरी गुड बिकॉज अल्टीमेटली लेट्स अंडरस्टैंड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एज वेल एज ग्लोबल आउटलुक नीड्स टू इम्प्रूव फॉर IT to do well. But I am ready to stick my neck out and say कि 2023 में somewhere as an investor, as a decent investor, you will possibly get the best opportunity somewhere over the next 2, 3, 4, 5 months to buy into frontline IT stocks as an investor. Because kahin par the downside will not be there beyond a point. And if you are believing in the next 2, 3, 4 years, the story has to return and the stocks have to do well. और अभी वैल्यूएशन डिस्पैरिटी भी बिटवीन मिड कैप्स एंड फ्रंटलाइन IT stocks have widened in a big way. So, but in mid cap IT stocks have gone up a little bit sharply in the recent past. Not in a hurry to buy them, but I am still saying that frontline IT stocks like an Infosys or an SCL Tech or a TCS will give you a great opportunity in 2023, maybe the second half of 2023. To buy it as a super long-term investment with not too much of downside. Because Anuj, आज के तारीख में when you don't see too many reasons for the stocks to go up at the levels at which we are, last 2.5 months the way the market has gone up, I don't see that people should be in a hurry to buy just for building an investment. There is going to be too much of noise coming in the form of elections. And God forbid if we don't have a good monsoon. I think I think you mentioned yesterday, I think you were mentioning, I heard you about the monsoon factor. Take my word,
come Monday, come Tuesday, if we don't have much of progress at the monsoon, everybody on the street is going to talk of the monsoon factor, which will play its own role in dampening market sentiment and possibly making the market lose some weight. And I hope I'm wrong on that. हाँ, इंतजार तो मॉनसून का है और होपफुली इस वीकेंड आ जाए, क्योंकि मेट डिपार्टमेंट की ताज़ा रिपोर्ट वही कह रही थी। तो इंतजार उसका बेसब्री से रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। थैंक यू, थैंक्स अनुज, थैंक्स हर्षिला, थैंक्स वरिंदर। बाजार पर वापस लौटे तो अब 100 पॉइंट का नुकसान निफ्टी पे 18,670 के आसपास। निफ्टी बैंक 92 पॉइंट की गिरावट पर दिखा रहा है और फिर से वो 420 अंकों का नुकसान आपको मिड कैप्स में दिखाई देगा। तो क्लियरली वो हर टिक के साथ जो है प्रेशर बरकरार है। अनुज, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आई थिंक 1:2, 2.5 के आसपास थे, वो रेशियो 1:3 हो गया। 1:3 हो गया है हर्षदा, और प्रॉब्लम है मार्केट में क्लियरली। आप मॉनसून को ब्लेम कर लें, कुछ भी कर लें, मेरे ख्याल से ट्रिगर्स रहे होंगे। एडवांस डिक्लाइन की लाइन देखिए कितनी ज़्यादा वाइड हो गई है अब हर्षदा, और एक सिर्फ बैंक निफ्टी है जो इकलौता कोशिश कर रहा है इस मार्केट को रोकने की। अदरवाइज ठीक है, मतलब ये मेरे ख्याल से इस मार्केट ने, आप देखिए पिछली बार ये 20 डे मूविंग एवरेज पर रुका था निफ्टी, और अब अगर आप इसका एक बार मैं जरा देख रहा हूँ एग्जैक्टली कहाँ प्लेस है, 18,671 पर हैं हम। 20 डे मूविंग एवरेज 18,650 के आसपास ही है। मेरे ख्याल से ये इस बार नहीं रुका यहाँ पर, तो शायद एक डीप करेक्शन आएगी। लेकिन 3 बार हुआ है पिछले 1 महीने में कि मार्केट वहाँ तक गया है, 20 डे मूविंग एवरेज तक घूमा है। तो हो सकता है अगले हफ्ते फिर घूम जाए। अगले हफ्ते वैसे भी ट्रंकेटेड वीक है, ध्यान रखिएगा। वेडनेसडे को छुट्टी है अगले हफ्ते, और जो अब ये मंथली एक्सपायरी है टेक्निकली अब इसमें सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं। लेकिन चलिए काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और एक बार जरा डीलिंग ग्रुप चेक ले लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज ऑब्वियसली जिस हिसाब से एडवांस डिक्लाइन रेशियो और वो थर्सडे फ्राइडे फिनोमिनन है जहां थोड़ी बहुत वीकनेस प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, डीलर्स लॉन्ग पोजीशन में इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्साइड की, और 2-3 दिनों से स्टॉक में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि 235 से 240 तक के लेवल्स आ सकते हैं। फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है, और अगली सीरीज में भी अच्छे रोल ओवर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और ऑब्वियसली यहाँ जो ट्रिगर होगा वो कंपनी की लिथियम फैक्ट्री का होगा। लिथियम बैटरी बनाने के लिए कंपनी ने काम शुरू कर दिया है जोर शोर से, और वहाँ कहीं ना कहीं कोई डेवलपमेंट्स बहुत जल्द आने वाले, ऐसा डीलिंग रूम्स में बज़ है। इसके अलावा एशियन पेंट्स, क्रूड के दाम गिर रहे हैं, मॉनसून डिलेड है, तो कहीं ना कहीं पेंट कंपनीज फोकस में है। डिफेंसिव स्टॉक्स चल रहे हैं, एफएमसीजी काउंटर्स चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एशियन पेंट्स में डीलर्स को लगता है कि पोजिशनली 60 से 70 रुपये की अपटिक बन सकती है। आज भी यहाँ काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलर्स इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, तो ये फिलहाल एशियन पेंट में खरीदारी का मूव आता हुआ, और एक्साइड में तो इंटरेस्ट है। और एक्साइड मुझे याद है काबा साहब, राजेश सातपुते, इन सब के रेडार पर रहा है इस हफ्ते। शुक्रिया यतिन इस अपडेट का। चलिए तो फिर BTST या STBT ट्रेड्स की भी बात करना शुरू करते हैं। समझ बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए ऐसे ज्यादा तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स नहीं मिल रहे, सो आई विल स्टे विद भारती एयरटेल, जिसमें हमने 880 885 के लिए नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट दिया है। बट अगर BTST पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें 868 का टारगेट होगा, और BTST पर्सपेक्टिव से जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो 849 का होगा। ओके, भारती एयरटेल पर BTST कॉल। कल भी भारती एयरटेल पर ही BTST कॉल थी, आज भी भारती एयरटेल पर BTST कॉल। गाबा सर, आपकी BTST कॉल? बिल्कुल, आज भी BTST कॉल, और ये बहुत ही एग्रेसिव कॉल है, लाइक यू नो ट्राइंग टू पिक अ बॉटम। स्टॉक का नाम है मैरिको। लगता है यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए, डाउनसाइड लगता है यहाँ पर थोड़ा अरेस्ट हो सकता है। ट्रेड कर रहा है 528 के आसपास, टॉप होगा 524। अगर अप मूव मिलेगा तो 535 टू 548 जोन है, वहां तक जा सकता है। मैरिको एग्रेसिव कॉल। ओके, मैरिको बाय 528 पर, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। आशीष, आप क्या पिक करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए? तो वीरेंद्र, मार्केट का थोड़ा सेंटिमेंट डाउन है, तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा ट्रेड्स की बात नहीं करेंगे। जो हमने 2 बात की, पॉलीकैब और महिंद्रा सीआई ऑटो या सीआई ऑटो की, इन 2 स्टॉक्स के साथ ही मैं बना रहना चाहूंगा। आप इन्हीं 2 स्टॉक्स के साथ अगले हफ्ते भी जाना चाहेंगे? कोई फ्रेश मोमेंटम कॉल जनरेट नहीं कर रहे हैं, आप दे नहीं रहे हैं इस वक्त। राजेश अग्रवाल जी, आपका कोई फंडा नेक्स्ट वीक के लिए जिसको आप चीज करना चाहें? पॉसिबली नॉट एग्जैक्टली BTST ट्रेड, STBT ट्रेड, लेकिन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से।
देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने औरोबिंदो फार्मा कहा था। अब एक और फार्मा कंपनी मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न दे सकती है अगले हफ्ते या नेक्स्ट 15 दिन में, वो है सन फार्मा। अगर आप देखें तो वैल्यूएशन 25 के पी पे ट्रेड कर रही है, 25 से भी कम के पी पे ट्रेड कर रही है। इनफैक्ट कनाडा में इनको एक नई एक्ने की मेडिसिन की अप्रूवल मिल गई है। कुछ दिन पहले इन्होंने ऐसा कोई बयान आए थे कि टैरो की 100% होल्डिंग ये खरीदने की बात कर रहे हैं। और अगर आप देखो तो नंबर्स भी पिछले क्वार्टर में ठीक ठाक आए थे। मुझे लगता है कि सन फार्मा यहाँ से कम को 50-60 रुपए की मूव आने वाले 1-2 हफ्ते में दे सकती है। और दूसरा स्टॉक जो थोड़ा सा मध्यम अवधि के लिए देना चाहूँगा वो BSE का देगा। अगर आप देखो तो 7,700 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जिसमें आपके 2,000 करोड़ की उनकी होल्डिंग CDSL की है। 3,500 करोड़ कैश और कैश इक्विवेलेंट पड़ा है। स्टार SME जो कि SME का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। स्टार म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज उनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहा जाता है। डेट फ्री कंपनी, और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त है वो धीरे धीरे इनका ऑप्शंस का जो बिजनेस है वो आस्ते आस्ते बढ़ता जा रहा है, जो कि पहले बहुत ही कम था इन कंपैरिजन टू NSE। अगर आप देखो तो वहाँ पर उनके बिजनेस बहुत कम थे, जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। ये स्टॉक छोटी अवधि में आपको 5-7% की मूव दे सकता है, बट मैं ये कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा मध्यम से लंबी अवधि का नज़रिया रखें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर ये 20-25% का मूव दे दे। चलिए, ये हो गई बात कुछ स्टॉक्स के। BSE यहाँ पर अच्छा मूव ऑलरेडी हम देख चुके हैं। खैर, मानस जायसवाल से भी एक ले लेते हैं कॉल BTST की। मानस, आप क्या पिक करेंगे? अनुज जी, हीरो मोटोकॉर्प में बिकवाली करनी है। स्टॉक हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। 22 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। आज हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। आई थिंक ये वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। तो हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 2811 का आपको इस फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगाना है और 2735 के टारगेट सेट करने हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 2780 का पुट ऑप्शन खरीदा जा सकता है। 20 रुपए का ट्रेड हो रहा है। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 50 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, तो हीरो मोटोकॉर्प में एक STBT ट्रेड इस समय आपके लिए। राजेश सातपुते, तेजी या मंदी? मंदी। हर्षदा जी, मुझे लगता है मेटल सेक्टर में यहाँ पे वीकनेस अच्छा है। और अगर आप चार्टिकली देखें तो हिंदाल्को में ब्रेकडाउन हुआ है जिसका टारगेट बनता है करीबन 398 का। सो करंट लेवल से आप कह सकते हैं 10 रुपए का फॉल है, तो इससे सेल इन हिंदाल्को, स्टॉप लॉस होगा 414 का। हिंडाल्को में भी एक शॉर्ट का ही व्यू इस समय आता हुआ। ये आपके लिए वो ट्रेड्स तेजी और दोनों मंदी के सौदे हमारे जानकार आपके लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हर टिक के साथ एक चीज आप ध्यान में रखें कि इंडसइंड बैंक की चाल जो है वो और मजबूत हो चली है। करीब 3% का इजाफा यहाँ, और 2-3 स्टॉक्स जो हमने आपको पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आइडेंटिफाई करके दिए थे वहीं पर स्ट्रेंथ है, और कुछ स्टॉक्स जो हमने हाईलाइट किए थे मंदी की तरह वहीं पर वीकनेस है। कुछ नया जुड़ नहीं रहा है, ध्यान रखें। इंडसइंड बैंक अब 3% ऊपर। डॉक्टर रेड्डीज, जिस पर कई कॉल्स आए भी हैं, वहां पर नियरली 2% के गेन्स। भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट, ये कुछ तेजी की तरफ बैठे हैं। HDFC में आज हम देख रहे हैं करीब हल्की बढ़त पर कारोबार, और HDFC बैंक ऊपरी लेवल से हल्का होते होते अब 1643 पर आ चुका है, एकदम फ्लैट। अदानी ग्रुप में अच्छा खासा प्रेशर। BPCL, हिंडाल्को, ग्रासिम, ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। जाने से पहले एक बार नजर डालिएगा USL के ट्रेड पर। मेहरबून ईरानी वैसे भी तिलक नगर, सूला जैसे ट्रेड्स की बात कर रहे थे, लेकिन USL में थोड़ा सा एक्शन है। इस पर गावा साहब, कोई ट्रेड 906 के लेवल्स के आसपास क्लोज से पहले? बिल्कुल, ये स्टॉक मैंने रेकमेंड किया और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरे एक तो मिलना चाहिए। 907 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगता है 950 960 ये तक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। बिल्कुल टॉप होगा 900 का यूनाइटेड स्पिरिट्स। बढ़िया कॉल है। एग्जैक्टली मैं आई थिंक इसी स्टॉक को मार्क करने वाला था। हर्षदा ने इनफैक्ट इसको आइडेंटिफाई कर लिया, और 907 पे ये आप समझ लीजिएगा कि नवंबर 2021 से लेके अब तक की जो एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उसके हाईस को थर्ड अटेम्प्ट, क्योंकि ये थर्ड है इसलिए मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी है, थर्ड अटेम्प्ट में बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ। और एक बार डॉक्टर साहब मार्केट ब्रेथ लेके आइए, उससे पहले मैं एक बार सिर्फ SBI देख लूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी मोर और लेस एक बार फिर से नीचे खिसकता हुआ, और बहुत ही कम फ्रैक्शन के अंदर, बहुत ही कम अंतराल के बीच में नाउ SBI इज एट
200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी क्या हुआ है, HDFC बैंक का हमें एक एडवांटेज मिल रहा है, निफ्टी बैंक सिंक नहीं हो रहा है, पर आप देखिए कि SBI धीरे धीरे करके, अभी निफ्टी बैंक कहाँ है, निफ्टी बैंक अभी इवन अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे भी नहीं है, और SBI 200 डे वहाँ पे पहुँच गया। और अगर आप ICICI बैंक को देखें इस वक्त, ICICI बैंक कहाँ खड़ा है, 924 पे। ICICI बैंक इज बिलो इट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अनुज, एक बात कह सकते हैं कि थोड़ा सा HDFC बैंक का एडवांटेज मिल गया, अदरवाइज थोड़ा सा जो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है वो और ख़राब होता है। एंड थैंक्स टू HDFC बैंक। मानस, SBI पे आपका टेक क्या होगा? 554 फाइनली, और अगर ये ट्रेड करना शुरू करे मंडे मॉर्निंग 555 के नीचे, 553 के नीचे, तो प्रोजेक्शन क्या है SBI में आपका? जी, तो देखिए एक अच्छा खासा करेक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया है। 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पैटर्न नेगेटिव है और इसके चांसेस ज्यादा है कि 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके 530 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। लेकिन बिकवाली करने के लिए एक चाल मिले तभी बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है। स्टॉप लॉस आपको 570 के ऊपर लगाना पड़ेगा और टारगेट नीचे 530 या 525 है। तो आई थिंक उछाल पे ही बिकवाली करने की राय रहेगी। ओके, SBI एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। SBI लौट के इस एवरेज पे आया है 21 अप्रैल के बाद, यानी मोटा मोटी 28 मार्च को ये तेजी शुरू हुई थी, 19 अप्रैल को SBI ने भी पार्टिसिपेट वहीं करना शुरू किया था। 28 मार्च को उसका भाव था 506 रुपए, 200 डे में बाइसेक्ट हुआ था 19 अप्रैल को, लौट के अब फिर 200 डे पे मार्केट ब्रेथ लेके आइएगा। ऑल दो मार्केट ब्रेथ को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अब सिंस रोलोवर्स जो है वो पिकअप होना शुरू हो चुके हैं। लॉन्ग मात्र 6, शॉर्ट कवरिंग 25, लॉन्ग अनवाइंडिंग। प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी जो है, अभी भी ये जो फिगर्स है ना, याद रखिएगा, ये एग्जैक्ट कहीं ना कहीं स्थिति का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि रोलोवर्स जो हैं वो अल्टीमेटली मंडे से पिकअप करना शुरू करेंगे। जैसे कि कल मतलब वेडनेसडे को छुट्टी है तो वो अर्ली पिकअप हो जाएंगे रोलोवर्स। तो स्थिति खराब थोड़ी सी, और लॉन्ग अनवाइंडिंग 143 में, शॉर्टिंग करीब 15 में, शॉर्ट कवरिंग 25 में। लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पर है? भारतीय एयरटेल, USL, पिडिलाइट, NTPC सुबह से काफी स्ट्रॉन्ग है, और डॉक्टर रेड्डीज जो कि ऑलमोस्ट एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ। लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और विंडो फार्मा में, इंडसइंड बैंक में, आदित्य बिरला कैपिटल में, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और एक्साइड का ये क्लोज बेहद शानदार, बहुत स्ट्रॉन्ग और एक मल्टी ईयर हाई जोन में। BPCL में शॉर्टिंग हुई आज, और MGL में, इन्फो एज में, इंडस टावर में, PI इंडस्ट्रीज में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई अदानी एंटरप्राइजेस में। न्यूज फ्लो का इंपैक्ट था पिरामिड एंटरप्राइजेस, बलरामपुर चीनी, आरती इंडस्ट्रीज, अदानी पोर्ट्स। रोलोवर्स को देखते हैं एक बार, रोलोवर्स की स्थिति क्या है। अगर मैं इस वक्त के रोलोवर्स को देखूँ, डायरेक्टर साहब, निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के रोलोवर्स एक साथ स्लाइड पर रखिएगा, एक सेकेंड। जो मैंने लास्ट रिपोर्टेड रोलोवर्स देखे थे निफ्टी के, निफ्टी का रोलोवर, इनफैक्ट मेरा सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है वो, करीब आप समझ लीजिएगा कि निफ्टी का रोलोवर है 22%, 22% रोलोवर है। और बैंक निफ्टी का रोलोवर ये देखिए, नहीं निफ्टी का ये मेरे ख्याल से गलत आ रहा है, ये थोड़ी स्लो फिगर है। मेरे स्क्रीन पे जो एक्सेल जनरेटेड रोलोवर है, यस ये अब आया 22% रोलोवर निफ्टी बैंक का रोलोवर है आपकी स्क्रीन पे। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी के रोलोवर्स एक समान है इस वक्त, कोई बड़ा डाइवर्जेंस नहीं है। एक बार निफ्टी का चार्ट लेके आइए, 18654, फाइनली मोर और लेस आप कह सकते हैं कि वी आर नाउ एट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन निफ्टी। निफ्टी का 20 डे में आता है करीब 18,635 पे, सुबह लो लगा था करीब 40 का। तो हम ऑलमोस्ट, अनुज अभी कुछ देर पहले मैं बातचीत कर रहा था, वी आर एट नाउ ऑलमोस्ट एट 20 डे में ऑन निफ्टी। अनुज, बैंक निफ्टी अभी सिर्फ 50 डेमा पे है, और आप देखिए आपका SBI पहुंच गया 200 डेमा पे, ICICI पहुंच गया 100 डेमा पे। मतलब एक HDFC बैंक ना होता तो मेरे ख्याल से ये निफ्टी बैंक की स्थिति और खराब होती है। बिल्कुल वीरू, और लेकिन इशू क्या है कि ये जो 20 डी में या 20 डेमा की जो आप बात कर रहे हैं निफ्टी पर, ये हमने 3-4 बार टेस्ट किया है और हर बार सक्सेसफुली डिफेंड किया है उसको अब तक। मुझे याद है, अगर एग्जैक्ट डेट मैं ढूंढूं तो हम गए थे 12 मई को वहाँ पर, हम उसके बाद गए थे एक बार वहाँ पर 9 जून को भी वहाँ गए थे, और अब हम वहाँ पर जा रहे हैं, तीसरी बार रिविजिट कर रहे हैं उस लेवल को। और जहाँ तक बात ICICI बैंक और SBI की है, ये दोनों क्लियरली बहुत वीक हैं और दोनों अभी तैयारी कर रहे हैं। SBI तो एक्चुअली 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और ICICI बैंक का 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस है 900 पर। तो ये दोनों में तो खैर खासी वीकनेस है,
और SBI की वीकनेस एक्चुअली मूड भी ख़राब करती है थोड़ा सा, क्योंकि वो पब्लिक सेंटीमेंट जो है और ट्रेडिंग सेंटीमेंट जो है वो काफ़ी इन PSU बैंकों से जुड़ा हुआ होता है, और इवन ICICI बैंक में भी वो क्लियरली पैटर्न विजिबल है। लेकिन सेकेंड डे रनिंग मिड कैप इंडेक्स में अच्छी खासी पिटाई हुई है। ये इनफैक्ट हमने डिस्कस किया था कि लगातार 6 दिन मिड कैप इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया, 2 दिन लगे हैं इस इंडेक्स को ये करेक्शन दिखाने में। जो 2 दिन में करेक्शन हो गई, करीब करीब 2.5% की करेक्शन, 2.65% की करेक्शन मिड कैप इंडेक्स में हो गई है सिर्फ 2 दिन में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद अगले हफ्ते कंटिन्यू करेगी। वीकली एक्सपायरी है और उसमें मुझे लग रहा है कि शायद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को छुट्टी है, आप लगातार शायद नेगेटिव एडवांस डिक्लाइन देखें, और थर्सडे को एक्सपायरी है, उसके बाद फ्राइडे, अगले फ्राइडे तक मुझे लग रहा है मार्केट में शायद ये क्लेंज आउट जो प्रोसेस है ये पूरा हो। और लेकिन क्लोज बहुत ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम अपने 20 डे मूविंग एवरेज को जस्ट जिसे कहते हैं ना एक स्किन ऑफ द टीथ से बचा रहे हैं। क्लोज बहुत ख़राब है विदाउट अ डाउट। तब आप तो है थोड़ा सा आज इस हफ्ते आप कह सकते हैं छोटे निवेशकों का स्पेशली मिड कैप्स के फॉल को देखकर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में हम क्या 700 पॉइंट नीचे ट्रेड कर चुके हैं मिड कैप इंडेक्स में। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला जरूर है, शायद जरूरत थी लेकिन है, दबाव आया है। चलिए अब इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 का हफ्ता भी काफी इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों के जो विजेता थे वो मैदान में उतरे, और ये थे जतिन गेडिया, शिल्पा राउत और अरुण कुमार मंत्री। अरुण के लिए एक टफ हफ्ता रहा है, लेकिन जतिन और शिल्पा के बीच पूरे हफ्ते कांटे की टक्कर थी। और आप देखिए आज सुबह में 11:30 बजे तक 10%, 10.5% के रिटर्न्स थे शिल्पा के, 12% के रिटर्न्स कमाकर ये जीती है और ये बनी है खिलाड़ी नंबर 1 इस हफ्ते ही नहीं इस पूरे महीने की। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन शिल्पा ने दिखाया है, और शिल्पा का फोकस क्लियर था, वायदे बाजार के स्टॉक्स जो ट्रैक करती है वहीं पर इन्होंने मोमेंटम पकड़ा, वही आइडेंटिफाई किए, वही आपके सामने पेश हुए। तो ICICI प्रू, संवर्धन, मदरसन, इंटेलेक्ट डिजाइन, एक्साइड जैसे ट्रेड्स जहां पर हमने देखा है 4 से 1.5% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए। कांग्रेचुलेशन शिल्पा, बहुत ही बढ़िया प्ले, 2 वीक्स इन अ रो। और हमने देखा है इंडेक्स वो ऑल टाइम हाई छूते छूते कैसे नीचे खिसका। अब बताइए जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस रखी हैं उनके लिए सलाह क्या होगी, क्या पर्सपेक्टिव है मार्केट पर अगले हफ्ते जो अहम हफ्ता है, एक्सपायरी वाला हफ्ता है? गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड थैंक यू। अगर हम लोग इंडाइसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे एक था, यहाँ पे अपना एक हिंट हमको मिला हुआ था कि एकदम से ऑल टाइम हाई शायद नहीं देखने को मिलेगा, विल कंसोलिडेट फॉर अ फ्यू सेशंस इधर ही जहाँ पे एक 200 पॉइंट का आपको रेंज मिलेगा, तो वही रेंज प्ले अभी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार 18,600 पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड ऑफ कोर्स 18,500 भी बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है वहां पे। तो मुझे नहीं लगता कि इन नियर टर्म हम लोग इसको इतना जल्दी ब्रीच करेंगे। प्रॉबेबली कमिंग वीक थोड़ा एक्साइटिंग रहेगा, वी विल सी दैट 18,900 प्रॉबेबली एंड 19,000 जोन्स की तरफ एक बार अप्रोच करे, दैट न्यू ऑल टाइम हाईज वो नेक्स्ट वीक पे आपको देखते हुए मिलेगा। कोई ऐसा ट्रेड जिस पर आपकी तेजी की राय थी, जो हम चार्ट कुछ स्टॉक्स वैसे भी आइडेंटिफाई करके बैठे थे जो टॉप परफॉर्मर्स थे, जो अगले हफ्ते के लिए चल सकते हैं, कैरी करने चाहिए या आज के आज निपटा दें? यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ऑफ कोर्स वाइज है, लेकिन जैसे एक्साइड का यहाँ पे अगर मैं चार्ट देखूं या फिर यहाँ पे ऑप्शन चेन देखूं तो एक्साइड 245 से 250 जोन्स के लिए एकदम तैयार है, और यहाँ पे सपोर्ट 230 पे ही है। तो आई मीन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड तो एकदम फेवरेबल है, नथिंग टू लूज। अगर थोड़ा ऑफ कोर्स, लेकिन ये एक रिस्क है कि बिकॉज हम लोग थोड़ा ऑल टाइम हाईज को वो टीज कर रहे हैं अगेन स्लाइडिंग डाउन, तो किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई रिस्क टेकर है तो डेफिनेटली एक्साइड में आपको इन्वेस्ट करके यहाँ पे अगले हफ्ते तक वेट करना चाहिए। शिल्पा, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड कांग्रेचुलेशंस वंस मोर। तो इस हफ्ते की खिलाड़ी नंबर 1 ने एक बहुत ही बढ़िया प्ले शिल्पा की तरफ से देखने को मिला है। 2 हफ्ते लगातार इनकी तरफ से शानदार प्रदर्शन और शानदार स्टॉक पिकिंग देखने को मिली। चलिए आखिरी 2.5 मिनट क्लोज के, और इस हफ्ते का चार्ट आपकी स्क्रीन पर पहले रख देते हैं निफ्टी का। आज देखिए हम करीब करीब 100 पॉइंट नीचे टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडेक्स पर, दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक पर। और इस पूरे हफ्ते अगर आप ध्यान दें तो कुछ रिटर्न आपको इंडेक्स में मिला नहीं है। निफ्टी बैंक बाय विस्का थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन दिखा रहा था, क्योंकि कल और आज में थोड़ा थोड़ा करके सपोर्ट आया, वरना इंडेक्स वाइज ज्यादा कुछ एक्शन नहीं। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि वहां पर इस हफ्ते हमने देखा है ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है,
और यहाँ पर आखिरी 2 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा पोजीशंस खासी अनवाइंड हुई हैं। आउट परफॉर्मर्स कौन से रहे हैं इस हफ्ते के? तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ ओवर द वीक इन स्टॉक्स में हमने देखा है 3 और करीब 2% तक के रिटर्न्स रिस्पेक्टिवली बनते हुए दिखाई दिए। इन 3 स्टॉक्स में हमने देखा है अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। और लूजिंग एंड के मैं कुछ ट्रेड्स आपके सामने रख देती हूँ। आज के नॉक के बाद ऑफ कोर्स अदानी ग्रुप कंपनियां हैं, लेकिन बीपीसीएल, हिंडाल्को, टाटा स्टील ये भी कुछ काउंटर्स थे जहां पर इस हफ्ते सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो ये 7 दिनों के परफॉर्मेंस। लेकिन अब देखिए हम चलते हैं वॉल की तरफ और आपको साफ दिखाई देगा कि किन लेवल्स पर हम जाकर टिक रहे हैं। सेंटिमेंट थोड़ा सा नरमी की तरफ आता हुआ साफ देखने को मिला है, वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। 2200 गिरने वाले शेयरों की संख्या, उसके सामने सिर्फ 729 बढ़ने वाले स्टॉक्स। मार्केट ब्रेथ बेहद नेगेटिव, इसीलिए ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी। 400-450 पॉइंट के नुकसान पर मिड कैप इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक 100 पॉइंट की गिरावट पर जाकर टिक रहा है, 133 अंकों की गिरावट स्मॉल कैप में और टेक्नोलॉजी काउंटर्स में भी, क्योंकि एक्सेंचर की तरफ से जो बयान आया है कि इन्होंने अपने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस के अपर बैंड को 1 और % नीचे खींच दिया, ये भारी पड़ने लगा था मिड कैप और ऑफ कोर्स लार्जर आईटी प्ले पर। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स में हमने देखा कुछ करेक्शन नजर आ रहा था। ध्यान दीजिएगा आज के दिन कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स पर। लैंडमार्क मिसाल के तौर पर एक और ब्लॉक डील यहाँ पर होती हुई और हाथों हाथ लिया उस पर्टिकुलर ट्रेड को 9% ऊपर। वैसे इस स्टॉक को ज्यादा कोई लोग ट्रेड नहीं करते, लेकिन आज बड़ा एक्शन यहाँ पर बनता दिखाई दिया है। अब आपके लिए लेकर आते हैं आज का हीट मैप। उसमें आपको साफ दिखाई देगा किसने सहारा दिया और किसने बाजार को पीछे खींचा है। तो सहारे के नाम पर ऑफ कोर्स इंडसइंड बैंक करीब 2.5% के गेंस दिखाने में कामयाब। वहां एचडीएफसी बैंक में भी कुछ ट्रैक्शन देखने को मिला था। एशियन पेंट्स में तेजी। भारती एयरटेल इस हफ्ते के टॉप परफॉर्मर्स में शामिल। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में खास तौर से खरीदारी रही है। डॉक्टर रेड्डीज जैसे काउंटर्स तेजी में रहे और आप देखिए क्लोज होते होते ये एक लाइन में ही पूरी तेजी सिमटती हुई दिखाई दे रही, बाकी पूरी स्क्रीन लाल है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में हमने देखा प्रेशर। बीपीसीएल में अनवाइंडिंग। हिंडाल्को, डीवीज, लैब, ग्रासिम, एसबीआई जैसे काउंटर्स, एलएनटी जैसे काउंटर्स, ये वो दिग्गज हैं, इंक्लूडिंग रिलायंस जहां पर हमने देखा है कमजोरी के साथ ही क्लोज बनता दिखाई दिया। तो 18,668 के आसपास 100 पॉइंट नीचे इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है आपके लिए इनफैक्ट वो स्थिति क्लोज पर। तो ओवर द वीक निफ्टी नियरली 1% डाउन, आधे % की गिरावट सेंसेक्स। हालांकि सेंसेक्स ने इस हफ्ते अपना ऑल टाइम हाई छुआ। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से काफी करीब आया था और वहां से पोजीशंस हल्की हुई हैं। और निफ्टी बैंक में भी आधे % से ज्यादा की गिरावट और मिड कैप भी 1% नीचे इस फ्राइडे के दिन इस पूरे हफ्ते का जो समीकरण आपके सामने आ रहा है। फटाफट से सीधा सौदा में आशीष और नीरज का परफॉर्मेंस कैसा रहा, कौन से स्टॉक्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए, वो आपकी स्क्रीन पर अब आना शुरू होंगे। तो आशीष ने इनफैक्ट मंदी की तरफ बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, ईरोस रखा था और एंथनी वेस्ट हैंडलिंग था तेजी की तरफ जो लगभग 20% के अपर सर्किट पर था। नीरज ने सारे मंदी वाले ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए और सारे आईटी ट्रेड्स है। परसिस्टेंट देखिए 1.5% टूटा, इन्फोसिस 1.5% नीचे, 1.25% का दबाव कोफोर्ज पर और टीसीएस भी 1% के नुकसान पर। बिल्कुल आईटी में आज मंदी थी। निफ्टी ऑलमोस्ट डे लो की ट्रेजेक्टरी में बंद हुआ। बैंक निफ्टी ऑब्वियसली डे लो से थोड़ा बेटर, लेकिन मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर काफ़ी सेलिंग प्रेशर, 435 पॉइंट नीचे, 1.25% डाउन। चलिए फाइनली वीकेंड आ गया हर्षदा, वीरू, और अगले हफ्ते एक छुट्टी भी है। जी हाँ अनुज जी, वही मैं सोच रहा था कि अगले हफ्ते 5 में से कम एक दिन तो पक्का राहत है, बाकी 4 दिन आफत होगी या राहत होगी ये वक्त ही बताएगा। सोमवार को पूरा का पूरा CNBC आवाज का पैनल फिर करेगा आपसे 6:57 पर मुलाकात। हर्षदा, मैं, आशीष, नीरज जी और अनुज, तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।